और संस्कृत का तो एक-एक शब्द ऐसा है कि उसमें बहुत लेयर्स ऑफ मीनिंग है। रीज़न्स लोग देते हैं कि जैसे आज एनएलपी है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, जो एआई का एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। उसमें बहुत नीड होती है आपको टोकनाइज़ करने की, वर्ड्स को टोकन में डिवाइड करने की। संस्कृत में वो सबसे ईज़ी है क्योंकि उसमें संहिता के, संधि के रूल बहुत अच्छे से डिफाइंड हैं। वो बेसिस है काफ़ी सारी भाषाओं के संधि में। अगर आप संस्कृत की संधि सीख लेते हो तो हिंदी, मराठी, ज़्यादातर लैंग्वेजेस का आप संधि ऑलरेडी आपको आ चुका है फिर। लेकिन बाइबल में तो आप ऋग्वेद का देवी सूक्त पढ़ो और बहुत सारे नाम मिलते हैं। लोक मुद्रा, गार्गी, जैसे बृहद उपनिषद आप पढ़ोगे तो उसमें देवी गार्गी की कथा है कि उन्होंने याज्ञवल्क्य के साथ कैसे शास्त्रार्थ किया था राजा जनक के दरबार में। जेल में जैसा एटमॉस्फेयर है, आप देखोगे बहुत सिमिलर एटमॉस्फेयर आपको स्कूल में मिलेगा। तो ये जो कहते हैं ना जेल जैसा फील होता है, इट इज़ अ फैक्ट कि वो बनाया ही गया है आपको बांधने के लिए। पॉडकास्ट बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है बिकॉज आज मैंने अपने फ्रेंड प्रतीक के साथ ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया है। प्रतीक हमारा संस्कृत टीचर है एंड ही हैज़ मेड मी फॉल इन लव विद दिस लैंग्वेज एंड आई होप कि आप सभी इस पॉडकास्ट के थ्रू अपने कल्चर को, संस्कृत को एंड जस्ट इस लैंग्वेज को और अच्छे से जान सको। दैट्स इट। ॐ वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। या कुन्देन्दुतुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्ड मण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः निःशेषजाड्यापः। ओके। सो फाइनली हम ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड करें। मैं इसके पीछे पड़ी हुई थी कि नहीं तू मेरे साथ पॉडकास्ट रिकॉर्ड करेगा, हमको संस्कृत पे बात करनी है। ओके, बट ऑब्वियसली मैंने बहुत ज़बरदस्ती की, रोज़ इसको बोला, याद दिलाया एंड देन फाइनली ही इज़ हियर। नाउ यू विल थिंक ये है कौन? सो ये अपना इंट्रोडक्शन खुद ही देंगे। तुम कौन हो प्रतीक? आ, आपने नाम बता दिया, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं इंट्रोडक्शन के लिए। ओके, तो प्रतीक से मैं कैसे मिली? अगर मैं ये कहानी बताने जाऊँ तो हम एस्टर्न के थ्रू मिले एंड एस्टर्न एक मेडिटेशन प्रोग्राम है जिसको आदि सुयश चलाते हैं या उसके मतलब वो हमारे गुरु हैं एंड वो हमें गाइड करते हैं ताकि हमारा जो बेसिक चीज़ें हैं, जो मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ हैं, वो क्लियर हो सके। तो वहाँ मैं प्रतीक को मिली एंड तब से प्रतीक मतलब संस्कृत पढ़ाना चाहता था, ठीक है? पढ़ाना नहीं चाहता था, वो कभी ये नहीं बोलता है कि मैं आचार्य हूँ, मैं तुमको सिखाऊँगा। वो बोलता है कि मैं थोड़ा-सा एक एक लेवल ऊपर हूँ आपसे और मैं आपसे संस्कृत की जो मुझे पता है वो चीज़ें बताना चाहता हूँ, ठीक है? एंड वहाँ से स्टार्ट हुआ था हमारा एंड उसने एक बार कोशिश किया था, लेकिन मैं बहुत ही बुरी स्टूडेंट थी और मैंने बोला नहीं हो रहा है मुझसे अभी एंड देन आई जस्ट स्टॉप्ड एंड देन for other reasons he also stopped for some time and then again after some time before Esther was about to end, Pratik
came back and he was like, surprise! And he was like, मैं फिर से चाहता हूँ संस्कृत सिखाना या संस्कृत का ज्ञान देना लोगों को। एंड he was like, I just want few dedicated people, and he considered me as someone who is dedicated. Jabki me myself, I used to hate Sanskrit in my school. Being honest, I used to hate Sanskrit because मुझे वो लैंग्वेज समझ नहीं आती थी। टीचर हमको बोलते थे ये याद कर लो, मेरे को भी याद है, मैं ऐसे करता नहीं करम को कुछ-कुछ पढ़ाते थे, कुछ समझ नहीं आता था, ठीक है? एंड इज़ लाइक ओके, यू कैन यू लाइक जॉइन? आई वाज़ लाइक ओके, आई विल जॉइन। बट नहीं, कोई इन्होंने ऐसा स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन। एक्चुअली हाँ। शी सेड नो। आई मैंने सेड बोला नो, नो। मैंने बोला था कि मैंने बोला था कि आप कर लोगे, डोंट वरी। तब जाके जॉइन किया था इन्होंने। नहीं, दिस इज़ मिडल। मैंने वर्चस्वी को हाँ, ओके, वर्चस्वी इज़ वन ऑफ आवर फ्रेंड्स। वो भी किसी ने यहाँ आपको दिख जाएगा शायद। तो वर्चस्वी ने मेरे को बोला था ये भैया स्टार्ट करना चाहते हैं, आप आना चाहते हो? तो मैंने बोला हाँ, ठीक है। लेकिन कोई ऐसा मोटिवेशन नहीं था। कोई ऐसा नहीं था कि संस्कृत क्यों सीखूँ, क्या करूँ? बस ऐसा था कि चलो प्रतीक है, अपना भाई है, बोल रहा है, कर लेते हैं। ऐसे करके मैं आ गई, ठीक है। फिर मेरा 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, मैंने बोला यार इसमें तो एफर्ट लग रहे हैं, इसमें तो मेहनत लग रही है, ये मैं कैसे कर लूँ? लाइक अब मैंने बोला यार मैं तो मास्टर्स की पढ़ाई भी कर रही हूँ, इतना कुछ है, मैं नहीं कर सकती। मैंने उसको बोल दिया प्रतीक मैं नहीं कर पाऊँगी, रहने दे। एंड देन हाउ डिड यू मोटिवेट मी? मी, टेल अस। इट वाज़, देखिए क्या होता है ना कि हम चीज़ें कर सकते हैं वास्तव में। इट्स जस्ट कि हम वो करना चाहते हैं नहीं। जैसे मैं आपको अपनी लाइफ़ से एक एग्ज़ाम्पल लेता हूँ। मुझे बचपन से ना आग से बहुत डर लगता है, बहुत डर लगता है, नेचुरल फ़ियर है। एक्चुअली बचपन में नहीं था, बट धीरे-धीरे टीनेज में इवॉल्व हो गया, आई डोंट नो हाउ समहाउ। तो मुझे खाना खाना बहुत पसंद है। बनाने से नहीं बना पाता था बिकॉज़ ऑफ फ़ियर ऑफ फायर। तो अब क्या हुआ ना, मैं बहाने देता रहता था कि मेरे पास टाइम नहीं है कुक करने का, या मेरे पास कुछ और रीज़न है। लेकिन जब अंदर से इच्छा आई तो मैंने किया वो चीज़, और बना के मैं खा भी लेता हूँ। तो इट्स जस्ट कि हम वो चीज़ करना चाहते हैं नहीं, ऐसा मुझे फ़ील होता है। और आधा घंटा हर कोई निकाल सकता है ऑनेस्टली बोलूँ तो, अगर वो निकालना चाहे तो। और स्टार्टिंग में उतना ही चाहिए, आगे चल के आपको 1 घंटा, डेढ़ घंटा तक लग सकता है एक दिन में। स्टार्टिंग में आपको आधा घंटा ही चाहिए, उससे ज़्यादा की नीड नहीं होती है। तो मुझे वो चीज़ पता थी कि आपके केस में ये माइंड कर रहा है, तो मैंने आपको थोड़ा समझाया कि जस्ट बी कंफर्टेबल विद इट, कुछ प्रॉब्लम होगी तो मैं संभाल लूँगा। मैंने वो सारा लोड अपने ऊपर ले लिया था, एंड वी जस्ट डिड इट लाइक दैट। ऐसे ही मैंने जितने भी संस्कृत के स्टूडेंट्स हैं ना, सबके साथ मैंने कहीं ना कहीं किया ही है। सबने एक पॉइंट पे छोड़ना चाहा था, तो जिन्होंने बिना पूछे ऐसे ही छोड़ दिया वो तो फिर छूट गया, लेकिन जिन्होंने थोड़ा सा बात की उनको मैंने प्रॉब्लम ज़्यादातर सॉल्व कर ली थी, क्योंकि मुझे पता था वरना ऐसे तो हाँ। कोई नहीं सीखेगा। हाँ, तो प्रतीक की यही बात अच्छी है, ठीक है। एंड ये उस समय मुझे समझ नहीं आता था कि यार इसको इस लैंग्वेज से इतना क्या प्यार है, क्यों ये ऐसे पागलों की तरह इसको सिखाना चाह रहा है। और ऐसा नहीं है कि इसने एक बार ट्राई किया, 2 बार किया, इसने बहुत बार ट्राई किया। आई थिंक 6 से 7 बार ट्राई किया है तुमने सिखाने का या ये बात बताने का संस्कृत, लाइक टू टीच पीपल। इंटरेस्टिंग कितने बार किया क्वेश्चन। ट्राई? आई थिंक इट इज़ 5 टाइम्स। हाँ, तो 5 बार इसने कोशिश की है और ये फिर भी बंदा हार नहीं मान रहा है। मैं बोलूँ क्या है भाई इस भाषा में ऐसा, और कोई कनेक्शन नहीं संस्कृत से मेरा। तो एंड देन I fell in love with the language. How? That I'll tell you later. But first, I want Pratik to answer कि संस्कृत में क्या ऐसा है? संस्कृत क्यों तुम्हारे लिए, like why have you so much dedication for? Why do you have so much dedication for संस्कृत? तुम संस्कृत को क्या समझते हो? तुम्हारे लिए वो क्या है? ओके, तो मैंने ये शुरू होता है कहीं ना कहीं से। देखो, मैं अपना पूरा पर्सनल जर्नी नहीं बता रहा हूँ, वो बहुत लंबा हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ से स्टार्ट करता हूँ मैं कि आई जस्ट वॉन्टेड टू ट्रांसलेट। ज़्यादातर लोगों का क्या होता है, उनका मेन रीज़न, अगर आप 90% जो सीखना चाहते हैं संस्कृत, उनका एक ही रीज़न होता है, उन्हें शास्त्र ट्रांसलेट करना है बस। तो मेरा भी तब तक वही था, और मेरे पास कोई सोर्स नहीं था, या मैं कहूँगा कि मैं थोड़ा आलसी था, तो मैंने ज़्यादा ढूंढा भी नहीं था कोई सोर्स ज़्यादा अच्छे से सीखने का, वरना सोर्स तो मिल जाते हैं। तो उस समय मैंने गुरुदेव को कमेंट किया था, 2023 की बात है, और उसी सेम दिन
सेम वीडियो के नीचे मैंने उनसे पॉडकास्ट के लिए भी कमेंट किया था और मैंने उनसे कहा था कि आप संस्कृत सिखाइए। तो मेरा बहुत इंटरेस्ट था उस समय, मैं इधर-उधर से थोड़ा बहुत सीखना स्टार्ट किया था। कुछ-कुछ चीज़ें मैं सीखता था लेकिन बहुत मुश्किल लगता था। क्योंकि अगेन कुछ उसमें कभी मैंने बिल्कुल ही ऐसा टॉपिक उठा लिया जो बिल्कुल ही सर के ऊपर से, जैसे समास मैंने स्टार्टिंग में उठाया, बिल्कुल स सर के ऊपर से गया, पता नहीं क्या है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। देन उसके बाद विभक्तियों में 10 तरह की टेबल्स देख के मैं डर जाता था कि इतना सब मैं कैसे याद करूँगा? एक शब्द के 24 रूप हैं और वो भी सेम पैटर्न के नहीं हैं, उसके भी 10 तरह के पैटर्न्स हैं, मतलब कैसे याद करूँगा? बहुत सर के ऊपर से डरावना लगता था। मैं वैसे ही याद करने से बचता हूँ चीज़ों को। उसके बाद फिर गुरुदेव ने जब कहा ना कि राम राज्य, आप वो पॉडकास्ट देख सकते हो गुरुदेव के साथ, उन्होंने कहा था कि राम राज्य के लिए ये फर्स्ट स्टेप है। मतलब मैंने पूछा था उनसे क्वेश्चन एग्जैक्ट कि इंडिविजुअल लेवल पे हम क्या कर सकते हैं राम राज्य के को प्राप्त करने के लिए, इंडिविजुअल लेवल पे एज अ पर्सन। तो उन्होंने कहा था कि संस्कृत सीखो, शास्त्र पढ़ो और उसे अपनी लाइफ में मोटा मोटा उन्होंने ही कहा था, बाकी आप पॉडकास्ट देखो। तो वहाँ से हाँ, शुरू हुआ था। फिर कमिंग टू कि प्यार कैसे हुआ संस्कृत से, या वो चीज़ क्या है उस भाषा में। हाँ, हाँ, क्या है ऐसा? मुझे जो सबसे ज़्यादा चीज़ पसंद है ना, वो है शब्दों की कॉम्प्लेक्सिटी। मुझे ऐसी चीज़ें बहुत पसंद है जब शब्द बहुत कम होते हैं बट उसका अर्थ बहुत ज़्यादा निकलता है। ऐसी चीज़ें मुझे बहुत पसंद रही हैं। इनफैक्ट ये एक रीज़न था जिसकी वजह से मुझे गाने सुनना बहुत पसंद था, म्यूज़िक में मेरा इंटरेस्ट आया था, क्योंकि लिरिक्स का मीनिंग बहुत ऐसा होता था कि उसमें काफ़ी लेयर ऑफ मीनिंग होते थे, उसके इंटरप्रिटेशंस अलग अलग होते थे। तो आई एन्जॉय दिस फील्ड, बहुत मुझे पसंद है। और संस्कृत का तो एक एक शब्द ऐसा है कि उसमें बहुत लेयर्स ऑफ मीनिंग है। एक एक शब्द उसका इतना सुंदरता से बनाया गया है, इतना अ, मधुरता से बनाया गया है, और उसमें एक नेचुरल राइम है। जैसे एक बहुत फेमस है, बुद्धम शरणम गच्छामि। तो ये संस्कृत का एक हुँ, नॉर्मल सा अ, श्लोक है, लेकिन इसको सुनते ही, फ्रेज को सुनते ही आपको ऐसा लगता है कोई पोयम है, क्योंकि एंडिंग्स जो है वो मैच कर रही हैं। जैसे मैं बहुत बार एग्जांपल लेता हूँ, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी हुँ, वल्लभम, सबका या इस अनुस्वर पे एंड हो रहा है। तो दीज आर द थिंग्स विच आई रियली लव्ड अबाउट संस्कृत। साथ में छंदस है, उसमें म्यूजिक है, उसमें चाहे युद्ध का ज्ञान क्यों ना हो, धनुर्वेद क्यों ना हो, उससे लेके सब कुछ म्यूजिकल फॉर्म में बनाया गया है। सब कुछ एक म्यूजिक है, सब कुछ ताल में गाया जा सकता है। और ये तो स्टार्टिंग थी उस चीज़ की। जब मैं और गहराई में हुँ, गया, और भी बहुत से रीजंस लोग देते हैं कि जैसे आज एनएलपी है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, जो एआई का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, हुँ, हुँ, उसमें हुँ, बहुत हुँ, नीड होती है आपको टोकनाइज़ करने की, वर्ड्स को टोकन में डिवाइड करने की। मैं इसके कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं जाऊँगा, लेकिन संस्कृत में वो सबसे ईज़ी है, क्योंकि उसमें संहिता के, संधि के रूल बहुत अच्छे से डिफाइंड है। इतना अच्छे से डिफाइंड है कि वो एआई के लिए बहुत ईज़ी है सीखना। बहुत वो बेसिस है काफ़ी सारी भाषाओं के संधि में। अगर आप संस्कृत की संधि सीख लेते हो तो हिंदी, मराठी, ज़्यादातर लैंग्वेजेस का आप संधि ऑलरेडी आपको आ चुका है फिर नेचुरली, क्योंकि संस्कृत उनका एक तरह से बेस है। तो इसका इतना कॉम्प्लेक्स ग्रामर था, कॉम्प्लेक्स बट इंटरेस्टिंग। तो उससे धीरे-धीरे जब आप उसको सीखना शुरू करोगे ना, स्टेप बाय स्टेप पेशेंस के साथ, एकदम से आप सब कुछ उठा लोगे तो फिर तो डर के भाग जाओगे क्योंकि बहुत बड़ा है। हुँ, हुँ, लेकिन स्टेप बाय स्टेप आप हाँ, चलोगे, उसको अपने अंदर तक जाने दोगे, आपको इस भाषा से प्रेम हो ही जाएगा। हुँ, इसके अतिरिक्त ट्रू, इसके अतिरिक्त एक और रीज़न है कि जैसे हम पूजते हैं ना, जैसे गंगा नदी है तो हम उनको माँ कहते हैं। हुँ, देश को हुँ, भी हम कहते हैं भारत माता। तो मेरे लिए संस्कृत भी माता है, वो भी माँ है, क्योंकि अ, उन्हीं की वजह से हमारी सभ्यता में सारी चीज़ें हुई हैं। एक सभ्यता की शुरुआत भाषा से ही होती है, अगर देखा जाए तो। भगवान ने नॉलेज इन्वेंट किया, लेकिन वो आम लोगों तक भाषा से पहुंचा, और वो किसी आम भाषा से नहीं पहुंच हुँ। सकता था। बहुत सारे रीजंस होते हैं इसके, जो गुरुदेव समझा सकते हैं, सिर्फ मुझे नहीं पता है। लेकिन वो भाषा जो थी वो संस्कृत थी, जिससे वेद हुँ, प्रकट हुए, या जो भी शास्त्र थे वो धीरे धीरे हुँ, संस्कृत में ही आए थे। एक एक शब्द का इसमें जो अर्थ है ना, वो बहुत गहरा है। शब्द क्या, एक छोटा सा, आप क ख ग उठा के देखोगे ना, इसको जिस तरह से अरेंज किया गया, इसमें भी एक फिलोसफिकल साइड है। क का अपना मीनिंग है, हुँ, ख का अलग मीनिंग है। जो
अलग चीज़ है, फिलॉसफी अलग चीज़ है। हाँ, 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 लेकिन उसकी बात हम नहीं कर सकते। लेकिन जो ग्रामर है, उसको भी हाँ। अगर आप देखोगे ना, तो उसको बहुत ब्यूटीफुली डिवाइड किया। जैसे इंग्लिश में ABCD बस है, उसका कुछ मतलब नहीं है। लेकिन संस्कृत हुँ, में इसका हुँ, वर्ग होता है, जैसे क वर्ग, क, इसमें जब आप थोड़ा सा प्रेशर दोगे तो ख। ऐसे ही कौन से शब्द कंठ से निकलते हैं, कौन से तालु से निकलते हैं, कौन से होठों से निकलते हैं, कौन से जीभ हुँ, से निकलते हैं, कौन से दोनों के कॉम्बिनेशन से निकलते हैं। जैसे हमारे नेचुरल साउंड है ये यहाँ कंठ से निकलता है। लेकिन एक साउंड हुँ, है ऊ, वो हमारे होठों से आता है। तो अगर आप दोनों को कंबाइन कर दो तो क्या बनता है, ए। तो ऐसे जैसे अ और ऊ को कंबाइन करने से ओ बनता है, ओ। तो उसमें दोनों एक साथ यूज में आते हैं। यानी जब आप खाली इसका यूज करोगे तो अ निकलेगा, अगर आप खाली उसका यूज करोगे तो ऊ निकलेगा, लेकिन दोनों को साथ में जब आप यूज हुँ, करोगे तो ओ निकलेगा। इतना गहराई से। और यही संस्कृत में फिर संधि का भी नियम हो जाता है। जैसे हुँ। कथा उपनिषद कथोपनिषद हो जाता है संधि में। हाँ, तो ये हाँ। संधि के रूल्स डायरेक्टली लिंक्ड थे हमारे प्रोनाउंसिएशन कहाँ से हो रहा है, और उसमें भी हुँ, पूरा प्रॉपर ग्रामेटिकल रूल्स हैं। तो जिस तरह से इसको डिज़ाइन किया है वर्णमाला को, इट इज़ ब्यूटीफुल, इट इज़ लाइक आर्ट। इट्स नॉट अ लैंग्वेज, इट्स लाइक कि आप एक आर्ट को एंजॉय कर रहे हो। जब आप संस्कृत को सीखते हुँ, हो ना, आपको इतना ही मज़ा आएगा। हुँ। ट्रू, ट्रू। ये बात तो सही है, लेकिन तुमने बोला तुमने ट्रांसलेशन के लिए मतलब स्टार्ट किया यस। संस्कृत सीखना, लेकिन प्रतीक इतने सारे ट्रांसलेशंस तो हमारे पास अवेलेबल हैं, तो फिर तुमने उनको क्यों नहीं पढ़ना चाहा? तुमने क्यों बोला कि मैं इतना तुमने हार्ड टास्क क्यों लिया? भई मैं होती तो अरे कोई किसी की ट्रांसलेशन लेके मैं पढ़ना स्टार्ट कर देती, मैं आपको बताता इफ आई हूँ। वांटेड टू। मैंने एक बात अभी अभी बोली पॉडकास्ट में कि भाषा हुँ, सभ्यता का आधार होती है, सिविलाइजेशन का आधार हुँ, होती है। क्यों? हुँ, हुँ, क्योंकि भाषा उतना ही सीमित है जितना सभ्यता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हुँ, क्रिश्चियंस के कल्चर में जैसे इंग्लिश भाषा कहाँ बोली जाती है, इंग्लैंड से, ब्रिटिश से वो ओरिजिनेट हुई है। हुँ, तो उनका हुँ, जो हुँ, कल्चर है, हुँ, हुँ, उनका हुँ। अपना कोई कल्चर नहीं है, लेकिन अभी वो फॉलो हाँ, करते हैं हाँ, हाँ, क्रिश्चियनिटी। ट्रू, ट्रू। क्रिश्चियनिटी, तो क्रिश्चियनिटी में अगर आप देखो, देर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ। है ही नहीं, वो हुँ, कॉन्सेप्ट ही एग्जिस्ट नहीं करता एज अ कॉन्शियसनेस। जैसा कोई कॉन्सेप्ट डायरेक्टली एग्जिस्ट नहीं करता है जो हम अपने कल्चर में होते हैं, जिसको हिंदी में आत्मा बोलते हैं, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। लेकिन ये चीज़ गुरुदेव ने थ्रेड्स ऑफ ट्रांसेंडेंस में भी बोली है। लेकिन बाइबल में सिम जैसे गॉड वर्ड है, गॉड ऐसे ही हिंदी में वर्ड है भगवान। लेकिन भगवान वर्ड बहुत डिटेल में मीनिंग एम्बॉडी करता है जो गॉड वर्ड नहीं करता है। गॉड सिर्फ एक वो बाइबल में जो डीएटी हैं उनके लिए रेफर किया गया है, जो गॉड है। तो भाषा उतनी ही सीमित है क्योंकि उन लोगों ने वो कॉन्सेप्ट डिस्कवर ही नहीं किया है अपनी हुँ, सभ्यता में। तो उन्हें पता ही नहीं है उसके बारे में। तो अगर हम ट्रांसलेट करते हैं किसी दूसरी लैंग्वेज में, तो डेटा लॉस हो जाता है, उसका मीनिंग लॉस हो जाता है। जैसे एक बहुत पॉपुलर श्लोक है भगवत गीता का, सबको पता होगा ये, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। इस तरह से इसमें एक लाइन आती है, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। विनाशाय च दुष्कृताम पे फोकस करते हैं। जो दुष्करे यानी जो बुरा काम करे उनका विनाश करने के लिए हुँ, कृष्ण भगवान बता रहे हैं, मैं क्यों धरती पे आता हूँ ऑन etc। हुँ, खुद का मैं हुँ, सृजन क्यों करता हूँ, टू बी मोर प्रिसाइज। तो हुँ, विनाश वर्ड जो है ये, इसमें नाश का अर्थ होता है खत्म करना, जो जनरल सेंस में होता है। लेकिन हुँ, वी जो हुँ, है, हुँ, इसका अर्थ होता है उल्टा कर देना, या फिर उसकी क्वालिटी को इन्हांस कर देना। जैसे ज्ञान का विज्ञान हो जाता है तो इन्हांस हो गया। लेकिन योग का वियोग भी होता है, यानी नाश का वो विनाश का अर्थ एक और निकाला जा सकता है उपसर्ग लगा के, विना कि नाश से बचाना या नाश ना होने देना, हुँ, वो भी उसका एक अर्थ हुँ, होता है। तो दुष्टों को नाश से बचाने का क्या अर्थ है, जो बुरा कर रहे हैं उनको ज्ञान देना, ये भी एक मीनिंग हो सकता है इसका। आई एम नॉट सेइंग कि ये इसका मीनिंग है, हुँ, ये एक हुँ, मीनिंग हुँ, हो हुँ, सकता है। तो संस्कृत में एक छोटे से उपसर्ग को घुमाने से उसका मीनिंग चेंज हो जाता है वर्ड का। तो आप ये सोचो कि अगर उसको किसी दूसरे भाषा में ट्रांसलेट करेंगे जिसमें वो सारे कॉन्सेप्ट्स भी नहीं है, सोसाइटी उन सारी हुँ, चीज़ों से फेमिलियर भी नहीं है, बहुत सारा डेटा लॉस होता है। प्लस जो ट्रांसलेट कर रहा है वो अपने विचार ज़रूर घुसाता है ट्रांसलेशन में। आप इसको हमेशा देखोगे, आप हमेशा इस चीज़ को देखोगे। ये तो मैंडेटरी है। मैंने आपने कहा ना कि आपने इतना हार्ड स्टेप क्यों लिया, मैंने पहले इजी स्टेप ही लिया था। हाँ, मैंने जैसे मुझे भगवत गीता पढ़ना था, बहुत इच्छा था अंदर से भगवत गीता पढ़ना है। हुँ,
तो पहले मैंने इस्कॉन, क्योंकि वही अवेलेबल होता है मोस्टली, तो मेरे पास वही था। अब एक एक मेरे अंदर ईगो थी, जिसकी वजह से मैं बच गया सरप्राइजिंगली। एक ईगो थी कि मुझे कमेंट्री पढ़, उस समय मैं बहुत ईगोइस्टिक था, मुझे कमेंट्री पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं तो डायरेक्ट श्लोक पढ़ूंगा, उसके बाद बस हो गया, मैं तो समझ जाऊंगा मीनिंग, ठीक है। और ये कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसे आएगी हाँ उसको, हाँ इंट्यूशन हाँ, आएगी पूरी। वो ज़रूरत ही नहीं है। कभी-कभी ईगो आपको बचा लेता है, कभी बच जाते हो आप ईगो के कारण। तो मैंने उनका ट्रांसलेशन पढ़ना शुरू किया, हिंदी हाँ। ट्रांसलेशन जो उन्होंने, खाली हुँ, कृष्ण भगवान के श्लोक का, कमेंट्री से मुझे कोई मतलब नहीं। तो मैं हुँ, देखता था उसमें कृष्ण भगवान वर्ड यूज़ करते थे, जैसे चित्त या चैतन्य, उसमें वो लिखते थे हुँ, कृष्ण भगवानात्मक, जिसको इंग्लिश में कृष्णा कॉन्शियसनेस कहते हैं शायद, इफ आई मे बी हुँ, रॉन्ग। तो अ, मुझे सोचता था यार ये समझ नहीं आया, मतलब ये कुछ कॉन्टेक्स्ट नहीं हुआ। ऐसे ही एक श्लोक में श्री विष्णु लिखा हुआ था, हुँ, श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, समथिंग वाज देयर, एंड श्लोक में हुँ। श्री विष्णु था ही नहीं, था ही नहीं पूरे श्लोक में, एक जगह भी श्री विष्णु नहीं वर्ड ही लिखा नहीं था। था। आई थॉट चलो कृष्ण को उन्होंने विष्णु ट्रांसलेट कर दिया होगा, लेकिन कृष्ण भी नहीं था श्लोक में, या उनका कोई नाम भी नहीं था कृष्ण का दूसरा, जैसे ऋषिकेश, मधुसूदन, कोई नाम नहीं था। तो आई वाज लाइक, एंड उस वो श्लोक बोल भी श्री कृष्ण ही रहे हैं, तो वो इस तरह से थोड़े बोलेंगे कि श्री विष्णु के लिए कर्म करना, मतलब मेरे लिए कर्म, मतलब अपना नाम अलग से लेके बोल रहे हैं, तो वो थोड़ा सा अजीब लग रहा था। एंड ज़्यादातर कृष्ण भगवान ने जितने भी अपने लिए वर्ड्स रेफर किए हैं ना, वो अ, महेश्वर और इस तरह के वर्ड्स उन्होंने ज़्यादा रेफर किए हैं, या फिर डायरेक्टली अहम बोला है, मैं, मम बोला है, इस तरह के वर्ड ज़्यादा यूज़ करे हैं हाँ, उन्होंने। हाँ, हाँ, तो हाँ, वो हाँ। चीज़ में सरप्राइज़ हो जाता था कि यार ये क्या है, ये अलग है। तो आई थॉट कि हुँ, चलो ये हुँ, ट्रांसलेशन है, ये इस्कॉन है, ये गलत है, दूसरे वाले उठाते हैं। तो गीता प्रेस का बहुत फेमस है, मैंने बहुत यूज़ किया है, मैंने बहुत पढ़ा है, मैंने पूरा गीता उससे पढ़ा है। एंड ठीक है, उससे बेटर था पिछले वाले से, बट स्टिल बहुत जगहों पे अभी भी क्लैरिटी नहीं थी। देन कुछ और भी थे, कुछ कुछ जैसे अद्वैत मठ है, उसका आपको काफ़ी अच्छा लगेगा, हुँ, 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 बट हुँ, हुँ। आई वाज लाइक नहीं यार, डेटा लॉस हो रहा है, हिंदी में ट्रांसलेट करने में, उसको समझने में बहुत इन्फॉर्मेशन लूज़ हो रही है। और जब हमारे एंसेस्टर्स ने वेदांग क्रिएट किया, जिसमें 6 पार्ट्स थे, तो उन्होंने इतनी सारी हुँ, चीज़ें क्यों हुँ। क्रिएट करी? ज्योतिष, निरुक्त, बाय द वे ज्योतिष वो एस्ट्रोलॉजी वाला नहीं, वो कोई अलग चीज़ होती थी पहले। इनका ज्योतिष अलग है, अ, तो हमारा अलग है निरुक्त, ज्योतिष। निरुक्त में मीनिंग्स होते हैं जैसे अलग-अलग वर्ड्स के। हाँ। ऐसे ही व्याकरण है, बहुत सारी चीज़ें थी। उसके बाद बोला जाता था कि आप वेद को पढ़ो, वरना आप उसको कुछ ना कुछ पार्ट उसका, आप नॉलेज का उसको मिस कर दोगे, राइट? और ये चीज़ होती भी है। जब हम किसी हुँ, शास्त्र को पढ़ते हैं तो हम अपनी इंटरप्रिटेशंस उसमें लगा देते हैं। जैसे बहुत सारे वर्ड आपको मिलेंगे, अभिमान, अभिमान शब्द का आज की डेट में जो अर्थ है वो कंपेयर करो अगर आप उसके असली अर्थ से, तो बहुत अलग है। तो ये सारी चीज़ें थी जिसकी वजह से मैंने डिसाइड किया कि ये तो सीखे बिना नहीं होगा काम, सीखना ही पड़ेगा। धर्म वर्ड है, अब हज़ार लोग हज़ार बातें बोलते हैं धर्म के बारे में। कोई बोलता है धर्म रिलीजन है, हुँ, धर्म का ट्रांसलेशन रिलीजन है, हुँ, कोई कुछ और बोलता है। तो संस्कृत में बोला गया है कि वो ध्री धातु से आता है। ध्री का अर्थ होता है किसी चीज़ को सस्टेन करना, तो समझ आ जाता है। तो वहाँ से जब आप समझोगे तो उसका इतना गहरा अर्थ निकलेगा कि रिलीजन वर्ड तो मतलब फेड आउट हो जाता है। तो ये रीज़न थे कि जिसकी वजह से मुझे लगा कि जब तक आप संस्कृत नहीं सीखोगे, तब तक ट्रांसलेशन तो भूल जाओ। एक और रीज़न था, स्टार्ट मैंने किया था ट्रांसलेशन के लिए, नो डाउट, पर जब मैंने इसको सीखा ना, फिर रियलाइज़ हुआ कि सिर्फ ट्रांसलेशंस के लिए मैं सीख रहा हूँ, ये गलत है। जब आप किसी देश में जाते हो ना, तो आप उस देश की भाषा को क्यों उसका लोगों में देखोगे, वो अपनी भाषा से प्यार करते हैं। मैंने एग्जांपल बहुत बार लिया है, एक बार फिर बता देता हूँ कि रशिया में अगर आप कोई कोर्स करने जाते हो, 5 साल का कोर्स है, तो आपको 6 साल लगेंगे, क्योंकि वो कहेंगे 1 साल पहले आप हमारी भाषा सीखो, रशियन भाषा, हुँ, वो पहले सीखो। फ्रांस में जाओगे तो फ्रेंच सीखो पहले। वो ये नहीं बोलते वो, आप कहोगे कि मुझे इंग्लिश आती है, आप इंग्लिश में सिखा दो, कहेंगे नहीं, पहले आप उसको सीखो। वो उस चीज़ का बुरा मान जाएँगे, दे विल गेट ऑफेंडेड, हुँ, क्योंकि उनके लिए अपनी भाषा पहचान है उनकी। अपना, जैसे अगर आपकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल की कोई बुराई कर दे, ये तुम्हारा प्रोफाइल बहुत गंदा है, उसका बायो बहुत बेकार है, या ये तो आपको बुरा लगता है ना, आपको हर्ट होता है, बुरा लगता है। तो वैसे ही वो भाषा आपकी पहचान है, इट्स योर आइडेंटिटी।
मैंने ये एग्जांपल भी बहुत बार लिया है कि जब एक सैनिक बॉर्डर पे होता है और उसकी मृत्यु हो रही होती है तो उस समय वो सिर्फ वो एक शरीर नहीं है, वो एक परिवार का बेटा नहीं है, वो लिटरली पूरा देश है। उसकी आइडेंटिटी पूरे देश में हो चुकी है, फैल चुकी है, विस्तृत हो चुकी है। वैसे ही आपकी सभ्यता की पहचान है वो भाषा, आपकी पहचान है। दिस इज हाउ द वर्ल्ड विल सी यू। वो आपको उसी से जानेगा और आप उससे कितना प्यार करते हो वो डिफाइन करता है उस चीज़ से कि आप उसे कितना सीखना चाहते हो, कितना समझना चाहते हो। अपने बारे में तो हर कोई जानना चाहता है ना, दूसरे के बारे में हमें जानने में थोड़ा वो होता है, अपने बारे में सब जानना चाहते हैं। तो हमारा ही हाँ। जब हम ही वो हैं भाषा, या वो हमारी माता है अगर उस वे में देखें तो उनके बारे में जानना चाहोगे आप, अगर आप उसको जेन्युइनली फील करोगे ऐसा। फिर आप बहाना नहीं दोगे कि टाइम नहीं है या ऐसा नहीं है वैसा नहीं है। किसी किसी को जेन्युइन प्रॉब्लम भी होती है वैसे, बट हाँ मोस्टली बहाना मुझे लगता है। इनफैक्ट जितने भी लोग अपने कल्चर को छोड़ के दूसरे कल्चर को मिमिक करने की कोशिश करते हैं, और वो हम लोग भी कर रहे हैं क्योंकि हम ऐसी सोसाइटी में रह रहे हैं जैसा कर रही है, तो वो कहीं ना कहीं डिसरिस्पेक्ट ही है अपने कल्चर की, क्योंकि आप उसको पसंद नहीं करते हो, तभी आप ज़बरदस्ती दूसरे कल्चर्स को वो कर रहे हो। और उसमें गलती नहीं है क्योंकि हम जानते ही नहीं है। हमें लगता है इंग्लिश बहुत प्योर भाषा है। मैं आपको एक एग्जांपल दूं, इफ़ यू अलाउ मी, मैं आपको एक एग्जांपल दे जरूर, सकता हूँ इफ़ यू वाना एक्सटेंड जरूर। दिस। यस, यस, आई लव दिस थिंग। आपने इंग्लिश एक्सेंट देखा है कभी? अलग, अच्छा इंग्लिश में भी बहुत तरह के या, एक्सेंट होते हैं। अमेरिकन एक्सेंट इज़ या। डिफरेंट, ब्रिटिश इज़ डिफरेंट, ऑस्ट्रेलिया में अलग है। तो अब अगर आप ध्यान से देखो ना, तो वो वर्ड्स को पूरा प्रोनाउंस नहीं करते हैं कभी, मतलब करते हैं लेकिन बहुत कम करते हैं। और आप देखोगे जो वो बोलते हैं और लिखते हैं उसमें अंतर होता है। जैसे सी एच, बहुत पॉपुलर एग्जांपल है सी एच, तो वो च भी होता है चेयर, लेकिन वो क भी होता है केमिस्ट्री। ऐसे 100 से ज़्यादा एग्जांपल आपको मिल जाएंगे। लोग इस पे मीम भी बनाते हैं कि आप लिखते कुछ हो, बोलते हो जैसे READ रीड, लेकिन वही रेड भी होता है। तो वो बोलते कुछ है लिखते कुछ हैं, और उसके बाद उसको भी कई बार पूरा नहीं बोलते हैं। उनके एक्सेंट इस तरह का होता है, विल नॉट मिमिक दैट, वो बहुत बुरा लगेगा। बट काफ़ी वर्ड्स कर को वो सकते हैं इफ यू आप वांट। जैसे अगर मान लो देयर इज सम पर्सन जो किसी दूसरे देश से है और वो किसी अमेरिकन को सुनता है फर्स्ट टाइम। मेरे साथ भी ये था, मैंने इंग्लिश जब सीख ली थी तो कोई इंडियन अगर इंग्लिश बोल रहा होता था तो मैं उसको समझ पाता था, बट कोई अमेरिकन जब बोलता था तो बहुत से वर्ड समझ नहीं आते थे, उसका सबटाइटल सही होता था लिखा हुआ। रीज़न वॉज उनका एक्सेंट में कई वर्ड्स समझ ही नहीं आते, स्लिप हो जाते थे। लेकिन हमारा जो एक्सेंट है जिसकी बुराई की जाती है, इंडियन एक्सेंट जो है इंग्लिश का, उसमें एक एक वर्ड को सही से प्रोनाउंस कराया जाता है। इनफैक्ट हिंदी और उर्दू में भी जब आप बचपन से, हम जब बड़े हो रहे हैं ना, हमारे घर वाले इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि हम वर्ड्स को सही प्रोनाउंस करें। अगर आप आम को आन बोलोगे बचपन से तो आपको डांट लगाई जाएगी कि आम ही बोलो, सही से सिखाया जाता है हमारे यहाँ पे। और जो बोल रहे हो वही लिखोगे। अ है तो वो अ ही रहेगा, वो च छ नहीं हो जाएगा, वो क नहीं हो जाएगा। च है तो च ही रहेगा, क नहीं हो जाएगा वो। और अगर वो हो भी रहा है तो कुछ सर्टेन रूल्स हैं उसके डिफाइंड। जैसे सत चित आनंद का सच्चितानंद हो जाता है, या फिर भगवत गीता का भगवद गीता हो जाता है, त का द हो जाता है। ऐसे कुछ रूल्स होते हैं संधि में, लेकिन वो बहुत वेल डिफाइंड होते हैं। लेकिन अगर द लिखा हुआ है तो आप उसको द ही पढ़ोगे, आप उसको त नहीं पढ़ सकते हो। तो ये बहुत क्लैरिटी के साथ डिफाइन किया गया था, और ये इजी भी है एंड इट इज़ वेरी गुड ऑल्सो, क्योंकि इसके बाद ही हम उस आगे की कॉम्प्लेक्सिटी पे पहुंच पाते हैं। एक और रीज़न है कि संस्कृत भाषा में एक कैटेगराइजेशन फॉलो होती है। कैटेगराइजेशन इन द सेंस, आप एक वर्ड उठा लो जैसे सम। सम का मतलब होता है एकत्रित करना या एक होना। आप देखोगे उससे सारे के सारे वर्ड्स, उनका मीनिंग सेम सा ही होगा। जैसे समाधि, सम्मान और स्मृति इज़ डिफरेंट, बट बहुत सारे वर्ड्स मिल जाएंगे आपको, ठीक है। ये सम जो है ये सेम है सब में। तो यहाँ पे कैटेगराइजेशन है। अब अक्ष का मतलब होता है आँख, तो प्रत्यक्ष मतलब प्रति अक्ष, आँखों के सामने जो है उसे कहेंगे प्रत्यक्ष। तो अक्ष से रिलेटेड ही सारे वर्ड्स होंगे। तो इसमें डिक्शनरी जो है वो बहुत रिच है,
और बहुत डाइवर्स है, और कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट्स जो बहुत डीप हैं उनको भी वर्ड्स में कुछ हद तक उतार पाने में सक्षम है, बिकॉज इसमें इतना बेस्ट कॉम्प्लेक्स सिस्टम है धातुओं का, जिनमें एक धातु का मीनिंग है और उससे हजारों वर्ड्स निकल सकते हैं, अलग अलग प्रत्यय लगा के, अलग अलग उपसर्ग लगा के, अलग अलग ग्रामेटिकल रूल्स अप्लाई करके उससे आप हजारों शब्द बना सकते हो एक धातु से केवल। दूसरी लैंग्वेजेस में ऐसा नहीं होता है, वहाँ पे आप अगर किसी वर्ड को डिकोड करोगे आपको कुछ कुछ वर्ड्स का मिलता है, ज़्यादातर का नहीं मिलेगा, क्योंकि वो ऐसे ही बस बना दिया गया है। देर आर बहुत रीजंस हैं, आप चाहे इसको किसी भी कॉन्टेक्स्ट में देखो, संस्कृत इज बेस्ट अगर आप एज अ लैंग्वेज उसको देखते हो तो। ये बात जो तुमने कही ना, तुमने वैसे बहुत कुछ बोला जो कि बहुत इंटरेस्टिंग था ऑब्वियसली, लेकिन इसने ना बहुत अच्छी-अच्छी बातें बोली। जब इसने बोला ना कि लैंग्वेज की बात जो आती है, आप दूसरे कंट्री में जाते हो तो वो आपको नहीं बोलेंगे कि आप इंग्लिश में बोलो, आप वो बोलेंगे कि हमारी लैंग्वेज सीखो। मैं यहाँ इटली में हूँ, भले ही मेरा कोर्स इंग्लिश में है, वो स्पेसिफिकली इंग्लिश में बनाया गया, नहीं तो यहाँ पे हर जगह, हर शॉपकीपर, किसी भी दुकान में जाओ, यू हैव टू स्पीक इन इटालियन। तो हम अपनी टूटी-फूटी इटालियन के साथ बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा उसको अपनी भाषा मानते हैं, ठीक है? वो बचपन से वही बोलते हैं एंड उसी को प्रमोट करते हैं। उनके लिए उनको इंग्लिश नहीं आती है, तो वो ऐसे नहीं करते हैं कि क्यों नहीं आती, मैं बहुत ही लाइक दे डोंट शो देमसेल्व्स एज़ डाउन इन सम वे बिकॉज़ उनको इंग्लिश नहीं हम्म। आती, वो अपनी भाषा में खुश हैं, बहुत खुश हैं। एंड दूसरी चीज़ जो इन्होंने बोला ना कि हर एक वर्ड का, हर एक धातु का मीनिंग होता है। मतलब इंग्लिश में धातु क्या होती है? ए, बी, सी, डी उसका कोई मतलब होता है? नहीं। और लेकिन इन्होंने जो भी बताया ना और हम जब भी संस्कृत क्लास करते हैं ना, ये एक-एक चीज़ को इतने अच्छे से बताते हैं ना लाइक हाउ कैन आई से मतलब इफ यू आर समवन हू इज़ इनटू स्पिरिचुअलिटी you will if you start learning Sanskrit ना you will fall in love with ये like स्पिरिचुअलिटी में बहुत डीपली आप चले जाओगे जितना मैं हम्म। बता भी नहीं सकती मतलब मैं उतना डीप भले ही गई नहीं हूँ बट आई फेल्ट सो मच लव मतलब एक होता है ना भगवान के साथ कनेक्शन बिकॉज हमारी क्लासेस में क्या होता है ना कि मैं लिंक डाल दूंगी इनकी एक वेबसाइट है जहाँ पे ये संस्कृत फ्री में सिखाते हैं तो वहाँ पे कोर्सेज भी लॉन्च होंगे एंड वहाँ पे ना ये ना बहुत अच्छे-अच्छे से करते हैं जो भी स्तोत्र हम सुनते हैं उसका डिकोड करते हैं और अच्छे से डिकोड करते हैं। तो जब आप वापस उसको सुनते हो तो आपको एक कनेक्शन फील होता है कि हाँ, मेरा भगवान के साथ कोई तो कनेक्शन है। भले आप अद्वैत भाव में ना चले जाओ, वो सब ना करो, उसकी बातें मैं नहीं कर रही, लेकिन एक अच्छा फीलिंग होता है ना कि मैं हमेशा से सुनती थी ये चीज़, अब मेरे को हम्म। समझ में आ रही है और वो बड़ी खुशी की बात होती है। तो कोई भी जो स्पिरिचुअलिटी में है, उसको बहुत ही अच्छा लगेगा ये जान के। तो अभी आपने इतनी सारी चीज़ें हमको बताई लेकिन मेरे को ना ये जो कंट्री वाली बात आपने बोली ना कि लैंग्वेज एंड हम उसके रिप्रेजेंटेशन है। कैन यू टेल मी कि संस्कृत को ना मतलब बहुत लोग कहते हैं कि अगर हमारा आचरण सही करना है या हम्म। इस देश को सुधारना भी है तो लैंग्वेज इज़ इम्पोर्टेंट बट यस। ये उतना कनेक्शन उतना गहरा दिखाई नहीं देता ऑन सरफेस लेवल हम्म। हमको ये समझ नहीं आएगा, तो आप इसको थोड़ा डिटेल में बताओगे? बिल्कुल। देखो, सबसे पहले तो हुँ। इसके बहुत से टेंजेंट्स हैं, उन पे एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले तो चॉइस ऑफ वर्ड्स, सबसे पहली चीज़ है चॉइस ऑफ वर्ड्स। आप देखोगे जितने भी अब्यूजिव वर्ड्स हैं दुनिया में, चाहे वो कुछ भी हो, किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, वो आपको संस्कृत में नहीं मिलेंगे, उसका कोई ट्रांसलेशन नहीं मिलेगा। क्यों नहीं है? हाँ, संस्कृत में अब्यूजिव वर्ड्स के नाम पे आपको कुछ नपुंसक हो तुम या धिक्कार है, इस तरह की चीज़ें मिलती हैं, लेकिन बहुत एक्सट्रीम अब्यूजिव वर्ड्स, शायद आप सब समझ रहे होगे मैं किन की बात कर रहा हूँ, वो हुँ, आपको हुँ, नहीं हुँ, मिलेंगे, वो हुँ। आप लेकिन आपको इंग्लिश में मिलते हैं, लेकिन आपको वो उर्दू में भी मिलते हैं, हिंदी में भी? हिंदी में भी मिलते हैं, लेकिन हिंदी में भी कहीं न कहीं उर्दू से ही आए हैं, देखा जाए तो शुद्ध हिंदी में आपको हाँ, नहीं मिलेगा हाँ, इतना। जी। तो कहाँ से आया है वो वर्ड्स? वो शब्द संस्कृत में है ही नहीं। तो पहली चीज़ तो आपने कहा कि आचरण को सही करना है। सबसे पहली जो चीज़ है वो है कि आपको संस्कृत जैसे आपकी लाइफ में एंटर होती है ना, आप शब्दों का जो प्रयोग करते हो वो बहुत सुंदर होने लगता है धीरे-धीरे आपकी लाइफ में। हुँ, ये चीज़ मैंने नोटिस करी है। आप सुंदर शब्दों को प्रयोग करते हो, आप प्रोनाउंस अच्छे से करते हो।
बात करने का लहज़ा होता है एक इंसान का। जैसे हमारा पहला ही कोर्स वाक शुद्धि के ऊपर है। मैंने उसमें ये हुँ, चीज़ बताई है कि संस्कृत ने कैसे मुझे बेनिफिट किया। मैं इस बारे में ज़्यादा तो नहीं बता सकता। मैं गुरुदेव को रेफ़र हुँ, करता हूँ इस चीज़ में, मतलब उनको कोट करता हूँ। उन्होंने एक बार बोला था एक सेशन में कि मौन परम जाप है। मौन से बड़ा कोई जाप नहीं होता। शब्द जो है ना बहुत सीमित है। ये गुरुदेव ने समझाया है ये। मैं इसको नहीं समझा सकता, तो आप उनको सुनिए, आपको समझ आएगा। शब्द बहुत सीमित चीज़ है और मेरे साथ एक प्रॉब्लम थी, मैं बहुत बोलता था। अभी भी बोलता हूँ बहुत, बट बहुत कंट्रोल हुआ है पहले से। मैं बहुत बोलता था और बहुत बकवास करता था। फालतू बोलता था, आई विल से। काम की बात बोलो समझ आता है, फालतू बहुत बोलता था। और उसका कोई मतलब नहीं था क्योंकि वर्ड्स डज़न्ट मीन एनीथिंग। गहराई में शब्द नहीं होते हैं। ये चीज़ गुरुदेव ने सिखाई है। तो संस्कृत भाषा ना मुझे ऐसा फील हुआ कि उससे एक डिसिप्लिन आया मेरी लाइफ में, एंड आई डोंट हैव द लॉजिक बिहाइंड इट कैसा कैसे हुआ है। इट्स अ मैजिक। इट्स अ मैजिक फॉर मी। इट्स अ मैजिक कि इससे एक डिसिप्लिन आया है लाइफ में। आप जब चीज़ों को व्यक्त करते हो ना संस्कृत में, तो वो अपने आप ही सुंदर फील होता है। संस्कृत में बहुत घटिया चीज़ें भी व्यक्त की जा सकती है, नो डाउट अबाउट दैट। लेकिन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, उससे एक आपकी लाइफ में आपकी वाणी के ऊपर कंट्रोल आता है। वाणी पे कंट्रोल आता है तो आप शब्दों के परे जा सकते हो धीरे धीरे, क्योंकि शब्दों का कंप्लीट एसेंस जो है वो अनुभव है। जो हमने अनुभव किया उसको हमने शब्द दे दिया। जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ तो मेरे सामने स्क्रीन है, तो इसको मैं स्क्रीन बोल रहा हूँ, लेकिन उससे पहले ये बस एक हुँ, अनुभव है। तो शब्दों हुँ, से शब्दों के परे जाने में मुझे लगता है पर्सनली संस्कृत बहुत हेल्प करती है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग इज, जब आप अपनी भाषा को सीखते हो ना, मैंने क्या कहा, ये हमारी भाषा है, हमारी सभ्यता की भाषा है। जब आप इसे सीखते हो ना, तो आप अपनी सभ्यता के नेचुरली करीब चले जाते हो। आप उससे दिल से प्यार करने लगते हो। आप उसे समझने लगते हो, सच में उससे कनेक्ट कर पाते हो, उसकी आत्मा से जुड़ पाते हो देखा जाए तो। और उसके बाद आप सब कुछ को अपना ही समझते हो। मैंने ये चीज़ पहले भी बहुत बार बोली है, मैंने एग्जांपल लिया है। अभी जैसे गुरुदेव चला रहे हैं क्लीन एंड कॉन्शियस, तो उसके बारे में भी बात करते हैं कि जी, ज़रूर। सिविक सेंस क्यों नहीं है हमारे अंदर। क्यों हम इस देश को अपना नहीं मानते हैं। हम अपने घर में तो नहीं करते ना, जैसे कुछ लोग पान खा के उसको थूक देते हैं। ये चीज़ आप अपने घर पे नहीं करोगे, बाहर सब कर देते हैं क्योंकि लगता है यार हमारा थोड़ी है, कोई आके साफ कर देगा। इस तरह सा बिहेवियर होता है। दे डोंट टेक इट एट कि वो हमारा नहीं है देश। उनके लिए वो उनका है ही नहीं। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इनफैक्ट बचपन से आप देखोगे, कहीं आप जा रहे हो किसी ट्रिप पे, आप शायद याद करो, कार से आप जा रहे हो और आपको भूख लग रही है, आपने बनाना या कुछ चिप्स खाए और उसके बाद घर वाले क्या करते हैं, शीशा खोल के सड़क पे ऐसे डाल देते हैं। ये सब हम क्यों करते हैं? क्योंकि हम उसे अपना नहीं मानते हैं। लेकिन जब आप अपनी सिविलाइजेशन से कनेक्ट होते हो, आप उसको गहराई से समझते हो, तो क्या होता है ना, संस्कृत सीखने से वो चीज़ होती है। उसके बाद आप ये सब चीज़ें नहीं करते हो क्योंकि आप नेचुरली उस देश को अपना समझते हो। आप नेचुरली उसको, आप सच में भारतीय बनते हो। अभी तक आप भारतीय नहीं हो, अभी तक आप ढूंढ रहे हो। आपने एक चीज़ देखी होगी कि अगर कोई भारतीय व्यक्ति 10 अमेरिकन्स के बीच खड़ा हो जाए तो उसको कोई इतना भाव नहीं देगा। लेकिन अगर कोई फॉरेनर हमारे देश में आते हैं और, तो 100 लोग उनको घेर के खड़े हो जाएंगे, जैसे पता नहीं वो पता नहीं कौन है। वाई? हम खुद को क्यों कॉन्फिडेंट फील नहीं करते अपनी पहचान के ऊपर? क्योंकि हमें पता ही नहीं है वो क्या है। हम ना अपना इतिहास जानते हैं, और ठीक है वो पूरी तरह से जाना भी नहीं जा सकता। ना हम अपने कल्चर को अच्छे से जानते हैं डीपली। तो हमारी वो सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस डीपली रूटेड ही नहीं है। और यही रीज़न बनता है कि हम चीज़ों को करते नहीं, आधी चीज़ों को, जैसे अपने देश को सही से ना रखना, बहुत सारी चीज़ें। ये हम क्यों नहीं करते? क्योंकि हम उसे अपना मानते ही नहीं हैं अंदर से। बहुत आसान है बातें करना देशभक्ति की, बहुत से लोग करते हैं। लेकिन अगर वो सच में मानते हैं तो वो ये सब नहीं करेंगे। एटलीस्ट जितना उनके हाथ में उतना। मैं ये नहीं कह रहा कि प्रधानमंत्री बन के देश बदल दो, बट जितना आप कर सकते हो इंडिविजुअल लेवल पे उतना आप ज़रूर करोगे, और फिर वो बोलने की भी बात नहीं रह जाती है, वो अपने आप हो जाता है जब आप कनेक्ट करते हो। तो इट्स ऑल अबाउट द आइडेंटिटी फॉर मी, कि हुँ, वो आपकी हुँ, माता है। और हुँ,
उनकी दुर्दशा है इस समय बहुत, संस्कृत भाषा की बहुत दुर्दशा है। मैंने देखा है कि जितने भी मैं एक यूट्यूबर हैं, उन्होंने वीडियो बनाई थी कि राम जी ने नॉन-वेज खाया था और बहुत सारी चीज़ें। आप देखोगे कि मैं वो सब टॉपिक्स पे नहीं जा रहा हूँ, बस मैं इतना कहूँगा कि आप देखोगे ज़्यादातर जितने भी सनातन के विरुद्ध में क्लेम किए जाते हैं, उनमें से 75% से 85% सिर्फ़ इसलिए हैं क्योंकि संस्कृत गलत ट्रांसलेट किया। हुँ। इट्स अ बिग नंबर। ज़्यादातर मिसकंसेप्शन इसलिए क्योंकि किसी ने शास्त्र नहीं पढ़े। क्यों? क्योंकि वो शास्त्र ज़्यादातर अनट्रांसलेटेड है और जो ट्रांसलेटेड है, फेमस शास्त्र हैं, उनमें सबसे ज़्यादा करप्शन है, जिससे लोग गलत डायरेक्शन में जाते हैं, या करप्शन नहीं भी है तो वो मासेस के लिए इस तरह से बनाए गए हैं कि उससे आप बहुत आप जब तक किसी एनलाइटेंड व्यक्ति से ना सीखो तो आप अपने आप शायद बहुत डीप में ना जा पाओ। तो ये सब रीज़न्स थे जिसकी वजह से आई विल से कि आपके जीवन में अपने आप ही एक आपका आचरण सही हुँ, होने लगता है, क्योंकि आप हुँ, और एक और चीज़ है, जिस धर्म में, धर्म वर्ड सही नहीं है, जिस रिलीजन में या जिस सेक्ट में जितना ज़्यादा लोग कट्टर होते हैं ना, जितना ज़्यादा दूसरे को हेट करते हैं, उतना ज़्यादा आप देखोगे कि उनके अंदर एक इनसिक्योरिटी होती है अपने कल्चर को लेके। तभी तो वो उसको सब जगह फैलाना चाहते हैं ना, क्योंकि उन्हें अंदर से डर है कि एक दिन ये खत्म हो जाएगा पूरी तरह से। लेकिन आप सनातन में देखोगे कि जब आप संस्कृत को सीखते हो, तो आप दूसरी भाषाओं की रिस्पेक्ट करने लग जाते हो। आप उनसे हेट नहीं करते। जैसे इंग्लिश है, आप बोलोगे कि हुँ, इंग्लिश भाषा बेकार है, मैं भी बोलता हूँ, नो डाउट अबाउट दैट। लेकिन आप उसकी हेट नहीं करते हो। आपको समझ आता है कि जैसे संस्कृत हमारी भाषा है, वो भी किसी देश की भाषा है। आप रिस्पेक्ट करते हो। हुँ, आप हर कल्चर को हुँ, आप उसको रिस्पेक्ट करते हो अंदर से। तो इससे कट्टरता भी खत्म होती है अंदर से डीपली। और सही में वास्तव में अपने कल्चर में रूट होने की वजह से जो होता है उसको वर्ड्स में बता नहीं सकते, आनंद होता है उससे बहुत। जैसे आप सबने शायद 12th क्लास में ना एक लेसन था हमारे चैप्टर में आया था, इंग्लिश में आया था, द लास्ट लेसन नाम था उसका। इट्स अ स्टोरी, हुँ, इससे शायद बहुत लोगों ने पढ़ा होगा। हुँ, हुँ, तो इट्स ऑल अबाउट कि वो एक प्रोफेसर हैं, वो फ्रेंच पढ़ाते हैं और उनका आखिरी दिन है, और तो इस तरह का कुछ था। आई डोंट रिमेंबर इट कंप्लीटली। यू नो मुझे व्हाट, याद है लेकिन तुम बताओ। वो लेसन कुछ कुछ लोगों को बहुत डीपली हिट होता है और कुछ कुछ को कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, बस थोड़ा बहुत लगता है। रीज़न यही है कि हम समझते नहीं भाषा कितनी बड़ी चीज़ है। हमारे लिए नहीं है बड़ी चीज़ उतना, क्योंकि हमने अभी उस चीज़ को समझा नहीं है, उसकी चीज़ को। लेकिन जिन कल्चर्स में ऐसा हुआ है कि वो अपनी भाषा से प्यार करते हैं और उन्हें फ़ोर्स की गई है कोई दूसरी भाषा, तो वो बहुत बड़ा रीज़न बना है सफ़रिंग का, क्योंकि आप उनसे उनकी पहचान छीन रहे हो। और हमारे यहाँ हुँ, पे क्या हाल है कि हम अपनी पहचान देना चाहते हैं दूसरे कल्चर को, खुद देना चाहते हैं। तो दिस इज़ द रीज़न जिसकी वजह से मुझे लगता है संस्कृत सीखना चाहिए। इतिहास का आपका पूरे हुँ, सामने आपका पूरा पोर्टल खुल जाता है। आप किसी से क्यों पूछते हो कि क्या सही है, क्या गलत है? जैसे 10,000 तरह के मिसकंसेप्शंस हैं। आप उन्हें खुद डिकोड करो ना शास्त्र उठा के। आपसे कोई कहेगा, जैसे समबडी वाज़ सेइंग मी कि स्त्रियाँ जो होती हैं उनको एनलाइटनमेंट का कोई अधिकार नहीं होता, या वो एनलाइटेंड कभी थी नहीं। ऐसी बहुत बातें आपको या सुनने को मिलेंगी। तो आप ऋग्वेद का देवी सूक्त पढ़ो। वो एक वो उनकी जो सीयर थीं, जो ऋषि थीं, वो भी एक फ़ीमेल थीं, ऋषिका थीं। उन्होंने उसको दिया था और वो एज़ आदिशक्ति वहाँ पे बोल बात कर रही हैं। आप उसको पढ़ो और बहुत सारे नाम मिलते हैं। लोक मुद्रा, गार्गी, जैसे बृहद उपनिषद आप पढ़ोगे तो उसमें देवी गार्गी की कथा है कि उन्होंने याज्ञवल्क्य के साथ कैसे शास्त्रार्थ किया था राजा जनक के दरबार में। आप इस तरह की स्टोरीज़ पढ़ोगे और आप अमेज़ हो जाओगे देख के कि हाँ, ये चीज़ होती थी, जेनुइनली होती थी। और ऐसा ही आपको कुछ आगे के शास्त्रों में भी मिलता है, लेकिन पुराणों में नहीं मिलता है। तो आप इस तरह से अपने कल्चर को प्रॉपर्ली डिकोड कर सकते हो जब आप पढ़ोगे सच में संस्कृत सीखने के बाद। अगर आप सिर्फ कहीं से सुन ली बातें, इनफैक्ट फ्रॉम दिस पॉडकास्ट ऑल्सो, या किसी और पॉडकास्ट से सुन ली, कहीं से सुन लिया और फिर उसको सच मानोगे, तो उसमें पर्सनल इंटरप्रिटेशन होगा हमेशा। हाँ, तो इसलिए मुझे लगता है कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप रॉ चीज़ को देखो और फिर उसको समझो। हुँ।
ये जो अभी आपने मतलब बताया कि बहुत सारे लाइक मिसकंसेप्शंस है रिलेटेड टू आर कल्चर, और ये मिलावट जो शास्त्रों में हुई, कैन यू टेल ये कैसे स्टार्ट हुई? क्या, हाउ डिड संस्कृत स्टार्टेड लूजिंग इट्स स्टेटस? बिकॉज हुँ। एक टाइम पे देव भाषा थी, अब कोई बोलता भी नहीं है, लाइक पढ़ना तो पढ़ ही नहीं सकते हम। तो फिर बताओ थोड़ा सा। थोड़ा-सा फिलॉसफिकल होगा, हल्का-सा बताता हूँ मैं सिर्फ क्योंकि इट कैन बी हाँ रॉन्ग हाँ। एज़ वेल, इट्स माय इंटरप्रिटेशन, तो इट यस। कैन बी रॉन्ग। देखो, हर चीज़ तो कर्म का सिद्धांत पे काम करती है। जितना मैंने समझा है ना, कर्म बहुत पावरफुल चीज़ है, वो रिटर्न करता है। तो संस्कृत को आइसोलेट कर दिया था ब्राह्मणों ने कि हमारे अलावा इसको कोई नहीं सीख सकता। और वो क्यों किया था? टू गेट द अथॉरिटी, लोगों पे राज करने के लिए। सीधी सी बात है। जो भगवान ने कह दिया लोग उसको मान लेते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि भगवान की इमेज ऐसी है। तो भगवान के नाम पे वो कुछ भी बोल सकते हैं संस्कृत में। उनको संस्कृत आता है और तो किसी को आता नहीं है। जैसे मैं आपके सामने कुछ भी उल्टा सीधा बोल दूं कि हाँ ये चीज़ ऐसे है, तो आपको मानना पड़ेगा ना, आपको आता ही नहीं और कोई भाषा, वो भाषा आता ही नहीं आपको। तो इट्स लाइक दैट। अच्छा, तो उनको संस्कृत आता था। अब क्या हुआ कि इसका कर्मफल क्या था? उन्होंने बहुत अत्याचार किए। जैसे ऐसा कहते हैं कि लोअर कास्ट पे बहुत अत्याचार हुआ था। आप देखो आज की डेट में क्या हो रहा है, वापस आ रहा है ना कर्म। सबसे ज़्यादा आप देखोगे कि जितने भी मर्डर के केसेस होते हैं या फिर इनफैक्ट उससे भी ब्रूटल क्राइम्स होते हैं, उनके आप देखोगे ज़्यादातर विक्टिम आपको दिखेगा कि कोई ब्राह्मण है, वो उसको विक्टिम आप पे देखोगे। या ब्रिटिशर्स ने सबसे ज़्यादा किसको मारा था, मुगलों ने सबसे ज़्यादा किसकी हत्या की थी, आप देखोगे ब्राह्मणों की थी। सीधी सी बात है, सबसे ज़्यादा उन्होंने सफ़र किया। तो कर्म घूम के आता है। तो ऐसे आप देखोगे रिजर्वेशन जो है वो लोअर कास्ट के लिए है, लेकिन ब्राह्मणों के लिए नहीं है। आज भी मैं देख रहा था कि मनुस्मृति को जला रहे थे लोग, अम्बेडकर जयंती एंड एवरीथिंग। तो ये कर्म घूम के वापस आता है। ऐसे ही संस्कृत पे कर्म घूम के वापस आया है, जो हम लोगों ने किया था। हमने संस्कृत को आइसोलेट कर दिया, तो अब उसका कर्म ये है कि वो आइसोलेट ही हो गई है। अब वो हो गया है, जो उन्होंने चाहा वो हो चुका है, लेकिन एक नेगेटिव फॉर्म में। अब उसे कोई सीखना ही नहीं चाहता है, किसी को नहीं आती है वो, बस एक सिमट के रह गई है बहुत कम लोगों तक। तो वही तो उसका कर्म फल है। वो वही तो चाहते थे कि वो सिमट के रह जाए सिर्फ हम तक, और हम अथॉरिटी की तरह यूज़ करें। अब क्या हुआ, संस्कृत ने अथॉरिटी खो दी है, सिमट कर रह गई है उन तक, और उन्होंने अथॉरिटी कोई सीखना ही नहीं चाहता। ट्रू। ट्रू। तो ये कार्मिक कॉन्सिक्वेंस है जिसकी वजह से ऐसा हुआ है। और भी बहुत रीजंस हैं। आप देखोगे इतिहास में ब्रिटिशर्स ने, और अगेन वो भी हमारा ही कर्मफल था, बट उन्होंने भी एक रोल प्ले किया है संस्कृत से हमें डिटैच करने के लिए। गुरुकुल्स को बैन करना, जो कि अब तक हटा नहीं है बाय द वे। ये एक सरप्राइजिंग चीज़ है कि आज भी मंदिरों को टैक्स देना होता है, लेकिन वो अपना एजुकेशन सिस्टम लॉन्च नहीं कर सकते। जैसे क्रिश्चियंस में आप देखो आईसीएससी बोर्ड होता है, मुस्लिम्स में भी मदरसा होता है, लेकिन हिंदू अपना अभी भी खोल नहीं सकते हैं प्रॉपर वो। दिस इज़ अ लॉ, दिस इज़ लॉ, ये लॉ है एक। और रियली? यस, एंड दिस वाज ऐसे ही ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम है, और वो चेंज नहीं हुआ है। जहाँ से चल रहा था चल रहा है, वो बना के गए हैं ब्रिटिशर्स, अब तक चल रहा है, नहीं किया है चेंज। ये क्यों किया था? क्योंकि वो लोग डरते थे इस भाषा से और हमारे कल्चर से। जब उन्हें पता चला था कि ये कितना कॉम्प्लेक्स है, तो एक फ़ियर था कि ये हमसे आगे निकल जाएँगे, क्योंकि हमने इन पे इतना अत्याचार किया है, तो जब ये इंडिपेंडेंट होंगे तो वापस आएँगे ना हमें बदला लेने। तो वो बर्बाद करके गए अच्छे से कि ये वापस ना उठ पाएँ हमें दोबारा अटैक करने के लिए। तो आप देखोगे संस्कृत इज़ बैन्ड, मतलब बैन इन द सेंस उन्होंने उस समय कर दिया था। अब वो नहीं है कोई बैन संस्कृत पे। इनफैक्ट आप कुछ-कुछ आर्टिकल देखोगे जो बी आर अम्बेडकर ने लिखे थे, उसमें उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि पार्लियामेंट में संस्कृत यूज़ होनी चाहिए। इट्स वेरी सरप्राइजिंग। तो आप जब डीप में जाओगे तो समझ आएगा मोर और लेस कि बहुत से फैक्टर्स थे, हालाँकि कर्म हमारा ही था, बट बहुत से फैक्टर्स थे, ब्रिटिशर्स थे, और इस तरह से उसको आइसोलेट कर देना, उसके वजह से इतनी ज़्यादा अंधविश्वासों को फैलाना। अब मैं अगर संस्कृत में कुछ-कुछ लोग बोल के बड़बड़ा के बोल दूँ कि तुम्हारे साथ कल को ये होगा, ये मंत्र जाप करते रहो, और उससे कुछ भी नहीं होगा, लेट्स से कुछ भी नहीं हुआ, उससे कोई ढोंगी था उसने ऐसे दे दिया। तो उससे सिर्फ ये नहीं होता है कि आपका वो फेल हो गया, उससे पूरे कल्चर पे दाग लगता है कि ये चीज़ें काम करती नहीं है, शास्त्र कुछ नहीं है, बेकार है। लोगों का इंटरेस्ट हट जाता है वहाँ से। तो दिस इज़ अ कर्मफल, ये कॉन्सिक्वेंस है। धर्म के नाम पे जो आप करोगे उसका इफ़ेक्ट धर्म को झेलना पड़ेगा,
सीधी सी बात है। जी। अभी ना जैसे पहले तो तुमने एक बोला था कि हर लैंग्वेज की एक मतलब एक ब्यूटी होती है ना? यस। और हर बहुत सारे लैंग्वेजेस में होता है कि अब्यूजिव वर्ड होते हैं लेकिन संस्कृत में नहीं होते। एंड इससे मुझे याद आया, मैंने इनसे एक बार एक डाउट पूछा था क्योंकि मैंने ना एक रील देखी थी, ठीक है? उसमें एक लड़की थी, वो बता रही थी कि मैं किसी भाषा को बुरा नहीं बोल रही लेकिन उर्दू में जो फीमेल्स के लिए वर्ड यूज़ होता है उसका हुँ, होता है औरत, ठीक है? और उसका मीनिंग बहुत अच्छा नहीं होता है, ठीक है? वही संस्कृत में जो स्त्री शब्द है, उसका जो मतलब है, उसका मीनिंग बहुत डीप है। यस। स्त्री का मतलब कुछ ऐसा इन्होंने बताया था, मैं एग्ज़ैक्टली कोट नहीं कर पाऊँगी और मैं उतना डिटेल में बता भी नहीं सकती हूँ। लेकिन उन्होंने बताया था ना कि स्त्री का मतलब होता है एक तरीके से एक टाइप की गुरु, बिकॉज़ आप देखोगे आपकी फर्स्ट गुरु कौन थी लाइफ़ में? मम्मी ही थी, है यस। ना? मम्मी सब सिखाती है और आप जब देखोगे ना कि अगर एक फीमेल को कोई चीज़ पता चलती है, कोई ज्ञान पता चलता है, वो बाँटती है। वो कभी अपने तक छुपा के नहीं रख लेती। वो एक होता है, तो वो एक तरीके का अपने नॉलेज का एक्सपेंशन है, ठीक है? तो ये इस वर्ड एक छोटा-सा वर्ड है स्त्री और इसकी हुँ, ब्यूटी कितनी अच्छी है ना? इतना सुंदर है। तो और वही दूसरी भाषाओं में ये है नहीं। तो जब मैंने ये सब चीज़ें सीखी थी ना, तो मुझे लगा था कि वॉव! संस्कृत से प्यार हो गया। बिकॉज़ मैं सच बताऊँ तो जब मैं उतना मतलब मैं खुद शास्त्र नहीं पढ़े, ओके, आई डोंट नो। एंड हमें जो इमेज पोर्ट्रे की जाती है, जैसे माता सीता की आप देख लो, हुँ, उनको ना हमेशा सीरियल्स में या जैसे भी मूवीज़ में दिखाया जाता है, एक कमज़ोर-सी है, जो किडनैप कर लिया रावण ने जिसको, चली गई एंड शी जस्ट हैज़ टू वेट और ये बस ऐसे दिखाते हैं। उनकी स्ट्रेंथ, उनकी पावर वो सब नहीं पता चलती है, ठीक है? यस। और इन्होंने जैसे अभी बताया कि इतनी सारी फीमेल्स हैं जो मतलब कितनी ज़्यादा लाइक दे डू सो मच शास्त्रार्थ एंड सो मेनी थिंग्स एंड हुँ, पता है जब एज़ अ फीमेल ना चाहते हुए भी डिपेंडेंसी का एक फैक्टर है जो हम में आ जाता है, ठीक है? दूसरों पे डिपेंड होना, थोड़ा-सा मतलब सहारा चाहना किसी से। लेकिन जब आप ये सब पढ़ना स्टार्ट करते हो ना, तो एज़ अ फीमेल यू गेट एम्पावर्ड कि मैं उतनी लाइक कमज़ोर नहीं हूँ जितना मुझे मैं अपने आप को सोचती हूँ एंड वो जो एक होता है ना आप में कि मैं नहीं कर सकती या मुझे कोई चाहिए, वो चीज़ जाने लगती है अपने आप। तो अगर किसी को ये डिपेंडेंसी की इश्यू है, जब आप ये सब सीखते हो ना तो आपको अंदर से एम्पावरमेंट फील होता है और आपको देवी, क्योंकि आप अगर देवी के बारे में देखोगे ना तो देवी को लोग सोचते हैं कि जेंटल सी होगी, बड़ी काइंड सी होगी, बहुत प्यारी सी होगी। वैसे ही देवी को दिखाया जाता है क्योंकि वैसे ही सोसाइटी में फीमेल की है। लेकिन हुँ। जब आप एज़ अ फीमेल ये सब चीज़ें सीखना स्टार्ट करते हो ना, you become bold, somehow you become so strong. So I just want अगर आप थोड़ा-सा हमें कुछ बता सको किसी एक फीमेल कैरेक्टर के बारे में, जो आपको बहुत ज़्यादा स्पेशल लगती हो, जो भी आपने पढ़ा हो शास्त्र में, जो जिसने आप पे इम्पैक्ट डाला हो? ओके। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो आपने स्त्री वर्ड का मीनिंग बताया था, मैं उसको करेक्ट करना चाहता हूँ। जी। एक्चुअली ये कोई हार्ड एंड फास्ट मीनिंग नहीं है, इसके बहुत इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं। मैंने जो देखा था वो मैं आपको बता रहा हूँ। स्त्री का अर्थ होता है, एक तो आपने जो बोला गुरु, यस गुरु सही है, लेकिन उसके साथ एक और चीज़ है, हाँ वो भी गुरु वर्ड में आ जाता है, जैसे बचाना, प्रोटेक्ट करने वाली। जैसे त्र जो होता है उसका अर्थ होता है बचाना, त्र जो धातु होता है इसका अर्थ होता है सेव करना, किसी को बचाना। तो बचाने वाली, नर्चर करने वाली, उसका अर्थ होता है स्त्री, देखा जाए तो। ओके। कोई एक जिसने बहुत इम्पैक्ट डाला हो, बहुत हैं देखिए ऐसी फीमेल कैरेक्टर्स। कैरेक्टर नहीं बोलूँगा, दे आर जेन्युइन बीइंग्स। जी, रियल ह्यूमन्स। यस। ओके। या। सो मैंने जैसे अभी देवी गार्गी का एग्जांपल लिया, तो आप देखते हो कि जनक महाराज जो थे उनके दरबार में सभा होती है, और उसमें ये हमें बाय द वे कथा बृहत उपनिषद में मिलती है, आप पढ़ना इसको। हुँ, उसमें डिबेट हो रही थी और याज्ञवल्क्य जी थे, उन वो शास्त्रार्थ कर रहे थे। तो उनके साथ में सबसे पहले देवी गार्गी ने, सबसे पहले बहुत लोगों ने किया था ऐसा दिखाते हैं, फिर देवी गार्गी ने किया था। और उनके क्वेश्चंस इतने स्ट्रांग थे कि याज्ञवल्क्य भी बीच में बोलते हैं, ये लिखा हुआ है, वो बीच में बोलते हैं कि मेरा दिमाग घूम रहा है, मुझे मूर्छा आ रही है इस तरह की चीज़ें। एंड ऐसे ही अगर आप और भी कैरेक्टर्स को देखो, जैसे लोपमुद्रा, ऐसा कहते हैं ऋषि अगस्त्य जो थे वो संन्यास ले लेते हैं, मतलब संन्यास नहीं लिया था बट कहीं ना कहीं हाउस होल्ड जैसी चीज़ों से हटने लग गए थे, गृहस्थ धर्म से।
तो वो उनको गृहस्थ धर्म में वापस लेके आती हैं, उनको हरा के, डिफीट करके एक तरह से कॉन्फ्लिक्ट में। ऐसे ही द्रौपदी, देवी द्रौपदी की कथा हमें देखने के लिए मिलती है महाभारत में, कैसे उन्होंने खुद का रक्षण किया था और उन्होंने क्वेश्चंस उठाए थे। ऐसे मोमेंट में जब किसी स्त्री के साथ ऐसा हो रहा है, वो मेरे लिए बहुत इम्पैक्टफुल था। हालांकि लोग इस पार्ट को मिस कर देते हैं। जब द्रौपदी का वस्त्र हरण हो रहा था, उस समय की बात है ये कि उन्होंने उस समय भी उन्होंने लॉजिकली डिबेट में कॉन्फ्लिक्ट उठाया था और उन्होंने कहा था, इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स उन्होंने रीजंस दिए थे कि युधिष्ठिर तो खुद हार चुका है, वो कैसे किसी को दाव पे लगा सकता है। उसके बाद इस तरह की चीज़ें उन्होंने कॉन्फ्लिक्ट्स जो बहुत ही जेन्युइन लॉजिकल उन्होंने दिए थे और उसके बाद उन्होंने स्वयं की रक्षा की थी। हालांकि भक्ति मोमेंट में कहते हैं भगवान कृष्ण ने रक्षा की थी। तो एक ही बात है वैसे। अंदर उनके उन्होंने ऐसा कहते हैं अपने अंदर कि उन्होंने कहा था कि अगर मैं धर्म में दृढ़ हूँ तो मेरी रक्षा करो, इस तरह से। यस। मेरा एक और डाउट है, ठीक है? तुमने अभी ना हमको थोड़ी देर पहले गुरुकुल के बारे में बताया था और मेरे को ना हम्म। हमेशा से गुरुकुल में इंटरेस्ट रहा है, क्योंकि ना मैं जिस स्कूल में पढ़ी हुई या मुझे ना वहाँ ऐसा हमेशा जेल जैसा ही फील हुआ है, ठीक है? क्लास डिविजन्स यस। की एक मतलब मैं सच बताऊँ, मैं अपने स्कूल का नाम नहीं ले रही हूँ, ठीक है? क्या पता आ जाए कोई। हाँ, तो मैं अपने स्कूल का नाम नहीं ले रही हूँ, लेकिन एक बार ऐसा हुआ था कि हमने 8th क्लास पास कर ली, ठीक है? उसके बाद 3 सेक्शन जो होते हैं ना, ए, बी, सी, हमारा ऐसा किया गया था कि ए सेक्शन में सारे खराब बच्चों को डाल दिया, बी सेक्शन हम्म। में मतलब मीडियम मीडियोकर बच्चों को डाल दिया और सी सेक्शन में सारे हाई लाइक हाई स्कोरर्स को डाल दिया, ठीक है? और वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किया था, क्योंकि मैं सच बताऊँ, मैं ए सेक्शन में थी। तो पढ़ाई-लिखाई से उतना मतलब पढ़ाई उतना कुछ मेरा कनेक्शन है नहीं, ठीक है? तो फिर ऐसे में सेक्शन में थी और उस टाइम ना एक थोड़ा-सा मेरे अंदर आया था कि यार ये क्या डिवीज़न कर दिया। उसके बाद फिर मैंने पढ़ाई स्टार्ट की, वो अलग बात है, लेकिन ना एक एक ट्रॉमा सा बन गया था दिमाग में कि यार मैं इतनी गंदी स्टूडेंट हूँ क्या? सारे यहाँ फेल होते हैं, मैं इनके साथ क्यों हूँ? ऐसे करके एक होता है ना, चलो वो तो अलग चीज़ थी। हम्म। तो मैं जानना चाहती हूँ कि गुरुकुल का जो अप्रोच होता है, क्योंकि मैं गुरुकुल में पढ़ी नहीं हूँ, ठीक है? ना तुम पढ़े हो, लेकिन तुम्हें थोड़ी नॉलेज है, ठीक है? मैं जानना चाहती हूँ कि गुरुकुल का जो सिस्टम है, वो हमारे मॉडर्न एजुकेशन से कैसे डिफरेंट है एंड वहाँ कैसा लगता होगा बच्चों को? ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं जो भी बोलूँगा वो कहीं ना कहीं, मैं कितना ही ट्राई करूँ, उसमें कहीं ना कहीं पर्सनल इंटरप्रिटेशन आ ही जाएगा। जो मैं लाइन बोलने वाला हूँ ये और ऑफ फार्मिंग लाइन होगी शायद। पर्पस का डिफरेंस है। ये रुको, 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 ऑरा फार्मिंग नहीं है, ओजस कृषि है हम। यस। देखो, पर्पस का डिफरेंस है, कहते हैं ना मकसद, मकसद का डिफरेंस है। मैं बताता हूँ। स्कूल का पर्पस है आपको बांधना और गुरुकुल का पर्पस है आपको मुक्त करना। इस तरह और फार्मिंग लाइन। वाह! देखो कैसे, मैं वाह! आपको बताता हूँ। जब स्कूल, दिस इज अ प्रूवन फैक्ट बाय द वे, जब स्कूल्स बन रहे थे ना, ब्रिटिशर्स यहाँ पर पढ़ाने के लिए नहीं आए थे। बहुत लोग बोलते हैं अंग्रेज आए थे ट्रेन बनाने के लिए, ये सब बकवास की बात है। वो यहाँ पर राज करने आए थे, गुलाम बनाने आए थे। तो उन्हें एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम चाहिए था जिससे अच्छे क्वालिटी के गुलाम प्रोड्यूस हो सकें। तो जिस तरह से जेल में ट्रीटमेंट मिलता है ना, आपको एक लाइन में लग के चलना होगा और उसके बाद आप देखोगे एक जेल में जैसा एटमॉस्फेयर है, आप देखोगे बहुत सिमिलर एटमॉस्फेयर आपको स्कूल में मिलेगा। तो ये जो कहते हैं ना जेल जैसा फील होता है, इट इज़ अ फैक्ट कि वो बनाया ही गया है आपको बांधने के लिए। एंड इट इज़ नॉट चेंज येट। गूज़बम्प्स। इट इज़ नॉट चेंज येट। चेंज नहीं हुआ है अभी तक। वही चल रहा है जो ब्रिटिशर्स ने बनाया था, अब तक वही चल रहा है। कुछ चीज़ें हैं जो नो डाउट अच्छी हैं उसमें, मैं अप्रिशिएट करता हूँ, और वो स्कूल की वजह से नहीं है। उसके दो फैक्टर्स रहे हैं। पहला तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहा है, तो वो चीज़ें सही हो ही गई जो गुरुकुल के टाइम पे नहीं थी टेक्नोलॉजी। दूसरा टीचर्स, भले ही सिस्टम कितना ख़राब हो, टीचर्स अभी भी अच्छे हैं जिन्होंने बचा के रखा है इस दुनिया को। एनीवेज, अब बात करते हैं डिफरेंस में। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आप किसी मेरे को इसका बिल्कुल अनुभव नहीं है तो शायद मैं नहीं बता सकता, लेकिन जितने भी लोग गुरुदेव से मिले हैं इन पर्सन, वो शायद समझ पाए होंगे। जब आप किसी एनलाइटेंड टीचर के साथ रहते हो ना, वो अनुभव बहुत डिफरेंट
होता है कंपेयर टू किसी भी और अनुभव में आपकी लाइफ में। आप उनके साथ एक अलग ही, जैसे मैंने बहुत पॉडकास्ट किए हैं टच ऑफ त्रिका वालों से के साथ भी, और ऋषिकेश रिट्रीट में जो थे उनके साथ भी, सबने बताया कि हमें एक अलग सी एनर्जी फील होती थी। वो हम बहुत थका देने वाला दिन था, नींद सोए भी नहीं, लेकिन तब भी पता नहीं कितनी एनर्जी थी, बहुत खुश थे अंदर से। And बहुत सारी चीज़ें थी, एंड वो उनको ही फील हो रहा है। बहुत से लोगों ने जर्नली भी मिलते होंगे, शायद उन्हें ना होता हो उतना फील, क्योंकि एक कनेक्शन वाली चीज़ भी होती है। लेकिन जब आप अपने गुरु के साथ रहते हो, वो आपको डिसिप्लिन सिखाते हैं, और वो ऐसी चीज़ें सिखाते हैं जो आपकी लाइफ में काम आती हैं। आपको एक पूर्ण पुरुष, मैं इसको कहता हूँ पूर्ण पुरुष बनाना। हम जो चीज़ें, हमारे लिए जो चीज़ें बेसिक है ना, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो मुझे बिजनेस करना है और उसके लिए मुझे दूसरे शहर में जाना पड़ेगा, कुछ छोटा मोटा कुछ काम करने जाना पड़ेगा, लेट्स से। मैं उसको 10 दिन तक प्रोक्रेस्टिनेट करता रहूँगा। लेकिन जो पहले के टाइम के सबसे वर्स्ट स्टूडेंट्स थे ना, जैसे लेट्स से दुर्योधन, एग्जांपल ले रहा हूँ, डोंट गेट मी रॉन्ग, इवन ही इट्स इफ ही ओके। वांट टू डू समथिंग, उसके माइंड में कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा इतना, वो उस डायरेक्शन में चला जाएगा। गलत हो दैट इज डिफरेंट थिंग, बट कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। और ये चीज़ है कि हम लोगों के अंदर बहुत कॉन्फ्लिक्ट है। हम लोगों का मन कभी इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है। हम लोगों में ADHD की बीमारी मिल जाएगी, उनमें नहीं थी। रीज़न क्या था? बिकॉज ऐसा ज्ञान मिलता था जिसका आधार मुक्ति है, स्वतंत्रता है, बंधन नहीं है। उसका आधार है आपको फ्री करना। और जो आपको वो दे रहा है, वो कहाँ से दे रहा है? जैसे अगर हम लोग, जैसे मैं एक बंधा हुआ व्यक्ति हूँ, आई एम नॉट कोई एनलाइटेंड सोल, तो मैं कुछ भी करूँ वो आपको बांधेगा ही एट द एंड। चाहे मैं कितना ही बड़ा ब्रह्म ज्ञान आपको दे दूँ, वो बांधेगा आपको और फंसा, आप फंसोगे ही उससे। और क्योंकि मैं जहाँ से एक्सप्रेस कर रहा हूँ वो बंधन है। लेकिन एक एनलाइटेंड व्यक्ति, ऐसा कहा जाता है, आपको अगर बेड़ियों में बांध भी दे तो भी आप मुक्त हो जाओगे, क्योंकि वो जो एक्सप्रेस कर रहा है वो मुक्ति है। तो जब आप स्कूल में हो ना, तो आपको जो भी मिल रहा है, वो कुछ भी मिले, वो बंधन से आ रहा है, आप बंधोगे ही। आप और बंधते चले जाओगे टाइम के साथ, और ये होता भी है। एक, मैं स्कूल को कहता हूँ डिप्रेशिंग मशीन। एक बच्चा है जो बिल्कुल सही है, अच्छा खासा खुश है, फर्स्ट क्लास में एंटर करेगा इस मशीन में, 12 साल तक प्रोसेस चलेगा, उसके बाद वो एक डिप्रेस्ड सा, बाल उड़े हुए से बाहर निकल जाएगा, थका हुआ सा। दिस इज द थिंग। और ये होता है। बहुत सारी अच्छाइयाँ भी हैं स्कूल में, बहुत अच्छी नॉलेज भी मिलती है, नो डाउट। बहुत सब्जेक्ट्स होते हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं, उनमें प्रैक्टिकल नॉलेज होती है, इनफैक्ट बहुत से सारे सब्जेक्ट्स में होती है कहीं ना कहीं। लेकिन जिस तरह से उसे परोसा जाता है वो बहुत बेकार है। और लाइव जिंदगी में जो नॉलेज चाहिए वो बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है वो। हम्म। देखो, मैं इसको ऐसे क्लासिकल लाइन में डिफाइन करता हूँ, ना तो एजुकेशन है और ना ही सिस्टम है। दिस इज आवर एजुकेशन सिस्टम। हाँ, अब तो मैं गुरुकुल पता है में जब कैसा इतने फील होता था, हुँ। गुरुकुल में कैसा फील होता था, इसको कंप्लीट कर देता हूँ जल्दी से। मुझे जी। ऐसा फील होता है पर्सनली कि बहुत शांति फील होती होगी, और वहाँ पे भी हर तरह के लोग होंगे। बहुत से लोगों को शांति फील होती होगी, बहुत सौ को अनकंफर्टेबल भी फील होता होगा, बहुत सौ को कुछ और फील होता होगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आज के मुकाबले बहुत हद ज़्यादा डेप्थ होती होगी, ये चीज़ तो सर्टन है। बहुत डेप्थ होती होगी, शांति है, साथ में अलग अलग तरह की चीज़ें आप सीख रहे हो, नई नई चीज़ें आपको गुरु से सीखने को मिल रही है, और वो लाइफ में काम आती थी सच में। दिस इज़ द डिफरेंस। जैसे आज अगर आपको जॉब चाहिए तो आपको एक स्किल सीखनी पड़ेगी, लेट्स से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और उसके साथ में कम्युनिकेशन स्किल आपकी अच्छी होनी चाहिए, थोड़ा अपनी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। ये 3 चीज़ें तो होनी चाहिए ना, हुँ, आपको कहीं भी जॉब करना है तो। कहीं भी आप करो, मतलब मैं कह रहा हूँ कि इस फील्ड में जॉब करना है तो आपको उस फील्ड का नॉलेज होना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल आनी चाहिए, और हेल्थ वगैरह थोड़ी सही होनी चाहिए। हेल्थ ही नहीं है तो कैसे हुँ। करोगे? लेकिन ये 3 चीज़ें क्या स्कूल में मिलती हैं सीखने को? नो। तो यही चीज़ है। वो चीज़ें सीखने को मिलती हैं जो आपके काम की नहीं है। ज्ञान लेना हुँ, अच्छी बात है, लेकिन हमारे पास बहुत कम टाइम है, और हमें उतना सीखना, पहले जो सीखना ज़रूरी है वो सीखना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो उस ऐसे व्यक्तियों को बहुत आनंद फ़ील होता होगा मेरे हिसाब से, तो कि एनलाइटेंड गुरु के साथ रह के। उनका डिसिप्लिन, विल पावर अलग ही लेवल का होता होगा, क्योंकि लाइफ ही वैसी होती होगी।
उनको जिस तरह से ट्रेन किया जाता होगा, उनकी नॉलेज का स्तर हम सोच भी नहीं सकते, बुद्धि का स्तर हम सोच भी नहीं सकते। उनकी जब आप शास्त्रार्थ को पढ़ते हो ना, तो जिस तरह के आर्ग्यूमेंट्स वो लोग देते थे, वो आकाश किस तत्व का बना हुआ है, इस तरह के आपको आर्ग्यूमेंट्स देखने के लिए आपका दिमाग फट जाएगा लिटरली, जब आप देखोगे इसको। तो हम सिर्फ समझ सकते हैं। जैसे एक बहुत सुंदर सा कहानी अगर आप अलाउ करो तो मैं सुनाना चाहता हूँ इस चीज़ पे। जी, 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 ज़रूर, प्लीज़। ये महाभारत से है और बहुत पॉपुलर है कहानी। ऐसा कहते हैं कि गुरु द्रोण सब बच्चों को सिखा रहे थे। बहुत पॉपुलर है कहानी, आपने सुनी होगी, मुझे पक्का विश्वास है। हाँ, तो इट्स क्या ओके। होता है कि एक पेड़ होता है, उसके ऊपर एक टहनी के ऊपर एक चिड़िया होती है। तो वो सबको आर्चरी सिखा रहे थे, धनुर्विद्या। तो वो कहते हैं कि पहले युधिष्ठिर आते हैं, सबसे बड़े थे युधिष्ठिर आते हैं, बोलते हैं युधिष्ठिर निशाना लगाओ। निशाना लगाते हैं, बोलते तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? तो युधिष्ठिर बोलते हैं कि मुझे एक पेड़ के ऊपर एक बहुत सुंदर सा घोंसला दिखाई दे रहा है, वो पक्षी बहुत खुश है अपने घोंसले में, नीचे चींटियों का बिल है और ये है वो है, पेड़ पौधे हैं, उसके पीछे पहाड़ है और बहुत कुछ। वो कहते हैं अच्छा ठीक है, बहुत अच्छी बात है, जाओ। फिर भीम आते हैं, भीम बोलते हैं कि मुझे चिड़िया दिखाई दे रही है, उसके बाद पेड़ दिखाई दे रहा है, इतना कुछ दे रहा है। ऐसे करके सब आते हैं, वो कुछ बोलते हैं, लेकिन अर्जुन आते हैं। बोलते क्या दिखाई दे रहा है? कहते हैं चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। और अच्छे से देखो क्या दिख रहा ओह! है, और अच्छे से देखो। नहीं, मुझे सिर्फ चिड़िया की आंख दिख रही है, उसके अलावा कुछ नहीं दिख रहा। ऑरा वो फार्मिंग। उस लेवल का फोकस डेवलप करवाना, वो चीज़ गुरुकुल में ही संभव हो सकती है। आजकल के जो बोर्डिंग स्कूल्स होते हैं वो सबसे घटिया होते हैं। वहाँ पे मैंने देखा है, उसके जितने भी बच्चे हैं ज़्यादातर लोनलीनेस के शिकार हैं। वो बहुत सारे विकार हैं, मैंने ज़्यादातर पैटर्न नोट किया। हालाँकि आई विल नॉट से किसी को ऐसे कैटेगराइज़ करना सही नहीं है, बट पैटर्न है। गुरुकुल भी एक तरह से बोर्डिंग था, उसमें आपको घर से दूर जाना पड़ता है। क्योंकि हमारे यहाँ पे कहा जाता है कि विद्यार्थी के 5 लक्षण में से एक है गृह त्यागी। घर में ज़्यादा इंटरेस्ट ना लेने वाला। आप घर में पापा-मम्मी की लड़ाई हो रही है, उसमें ही देखे जा रहे हो, क्या पढ़ाई करोगे? तो सीधी-सी बात है, सीधी-सी बात है, ये बीजेपी की सरकार बन गई, कांग्रेस की ये हो गए, वो हो गए, ये आप इसमें लगे रहोगे, आप कहाँ से कुछ विद्या अर्जित करोगे? कहाँ से कोई स्किल सीख पाओगे? इसलिए आप जब इसको देखोगे तो आपको पता चलेगा कि एक ऐसा एनवायरनमेंट था आपके पास, जहाँ पे आप विद्या ग्रहण कर सकते हो, आइसोलेटेड होके, कॉन्संट्रेटेड होके पूरी तरह से। आपकी लाइफ पूरी तरह से फ़ोकस हो जाती है उस एक चीज़ पे, और उसका अनुभव फिर कैसा होता है वो तो हम सोच भी नहीं सकते। हाँ, तो अभी जो इन्होंने कहा ना कि जो गुरु होता है गुरुकुल में कैसे मतलब बिकॉज़ मैं बताऊँ मैं सभी स्कूल में आप सबको पता होगा कि स्कूल में हमको कैसा फ़ील होता है मतलब फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम वहाँ जाते हैं एजुकेशन लेने के लिए लेकिन हमें सिर्फ़ चेज़ करना सिखाया जाता है कि अगर मार्क्स अच्छे नहीं आए तो ऐसा हो जाएगा, तुम हुँ। कुछ नहीं कर सकते हो, ये वो मतलब इतनी सारी कंडीशनिंग मिल जाती है हमें। और सोचो आप गुरुकुल में हो, जहाँ पे आपको पता है कि आपका मेन लक्ष्य मुक्ति या जो भी आप मानो, ठीक है? लेकिन वहाँ पे ना आपको मज़े से सिखाया जाता है एंड ऑब्वियसली एक एनलाइटेड इंसान के प्रेज़ेंस में सीखना इज़ लाइक समथिंग एल्स। ऑल्सो प्रतीक ना हमेशा एक वर्ड है आचार्य, उसका ना मीनिंग बहुत अच्छे से समझाते हैं। आचार्य वो है जो आपको आचरण सिखाता है, ऐसे करके हुँ। कोई मीनिंग है ना? तो फिर वो ना जो आपने बोला डिसिप्लिन के बारे में, स्कूल में डिसिप्लिन के नाम पे क्या होता है मेरे स्कूल में ऐसा होता था, ठीक है? कि जूता पहना है, जूते को पॉलिश करो, ये डिसिप्लिन है। ये कैसा डिसिप्लिन है? और अगर इसमें धूल लग जाए, अगर तुम स्कूल में ही हो और धूल चल रही है और उसमें धूल लग जाए तो उसको फिर से रगड़-रगड़ के साफ करो। ये डिसिप्लिन होता है? डिसिप्लिन ऐसा होता है? मतलब डिसिप्लिन क्या होता है कि अपना नियंत्रण अपने हाथ में रहना। जैसे गुरुदेव कहते हैं कि हम अपने मन से पूरे बंधे हुए हैं, अभी हमारा मन ही हमको चला रहा है, ठीक है? डिसिप्लिन होता है कि उससे नियंत्रण लेना अपने हाथ में लेना है ना? ये जो मीनिंग है अगर ये किसी इंसान को पता चल जाए कि डिसिप्लिन ये होता है, तो वो अपने लाइफ में कभी ऐसा फ़ील नहीं करेगा कि मैं कुछ नहीं कर सकता या मैं एकदम बकवास इंसान हूँ। ये सब कहाँ से आ रहा है? मैं किसी का नाम नहीं ले रही कि किसी स्कूल ने ऐसा करा या वैसा करा, लेकिन आ कहाँ से रहा है? आप लोग सोचो इसके बारे में। तो इसीलिए ना मैं ये गुरुकुल के कॉन्सेप्ट के बारे में बहुत इंटरेस्टेड थी बिकॉज़ आई रियली वांटेड टू नो कि कैसा होता होगा उनका। एंड आल्सो अगर मैं थोड़ा-सा अपनी जर्नी के बताऊँ बारे में लाइक फ्रॉम अनुस्वार, मैं पता है अपने कल्चर से ज़्यादा कनेक्टेड नहीं थी। टू बी ऑनेस्ट मैं नहीं थी। मुझे बहुत कुछ नहीं पता है और
जो भी थोड़ा बहुत पता चला है, वो थ्रू संस्कृत ही पता चला है, बिकॉज़ भाषा में सच में कुछ ऐसा है कि वो आपको सिखाती है। तो अभी जो मैं इंडिया के लिए फ़ील करती हूँ ना, वो पहले से काफ़ी बेटर था, एंड जो मैं स्पिरिचुअलिटी के बारे में सोचती थी, उससे काफ़ी बेटर हुआ है, बिकॉज़ इन्होंने ना एक वर्ड है भवसागर, उसका मतलब क्या बोलते हैं लोग कि भवसागर जो संसार है उससे पार, लेकिन भवसागर का जो मीनिंग होता है, जो हुँ। इन्होंने एक बार समझाया था, वो इतना सुंदर मीनिंग है, अगर वो चाहे तो वो आपको अच्छे से बताएँगे फिर से। तो वो मीनिंग जब मैंने सीखा ना, तो मेरे अंदर कुछ शिफ्ट हुआ, कुछ तो शिफ्ट हुआ, एंड दैट वाज़ ब्यूटीफुल। इसलिए दैट्स हाउ आई स्टार्टेड लविंग दिस लैंग्वेज, एंड इसके बारे में ना इसकी सेवा करने का मन किया कि यार किसी और को भी पता चले यार कितनी सुंदर भाषा है। यस। सो प्लीज अम, मैं आपका पॉइंट समझ गया बट मुझे एग्ज़ैक्टली पहले कौन-सी चीज़ करनी है? आप हमें भवसागर एंड ये सब के बारे में अगर आप बताना चाहो कि भवसागर होता क्या है, जिसका बहुत नॉर्मल यूज होता है, हर जगह यूज होता है। ओके। मैं आपको एक बेसिक मीनिंग समझाता हूँ, उसके बाद आप अपने आप इसको सोचना, इस पे चिंतन करना। भव शब्द भू धातु से आता है, जो पहला धातु माना जाता है संस्कृत का, भवादिगण का कहते हैं। पहला धातु होता है। भू का अर्थ होता है होना, एग्जिस्ट करना, टू एग्जिस्ट, टू बी, दैट इज भू। इससे बहुत से शब्द आते हैं, भूत, भूमि, बहुत से वर्ड होते हैं, मैं नहीं जाऊँगा डीप में। तो भू का अर्थ होता है होना, एग्जिस्ट करना। अ, भव शब्द उसका रूप है, उसका रूप बनता है भव से। ऊ जो होता है वो बन जाता है संस्कृत में, एक सर्टन रूल्स के अंडर आके। तो भव शब्द का क्या अर्थ होता है? जो है, जो एग्जिस्ट करता है, उसे भव कहते हैं। जैसे आप एक वर्ड देखोगे संस्कृत में, भवती। भवती मतलब वह है या वह होता है, दिस इज द वर्ड भवती। ऐसे ही भव का अर्थ होता है वो जो है, जो एग्जिस्ट करता है। ये भगवान शिव का भी एक नाम है, आपने सुना होगा, भवम भवानी सहितम नमामि। भवम भगवान शिव का नाम है। भव का अर्थ है जो कुछ भी है, जो भी अस्तित्व में है, उसे भव कहते हैं। और वो सब कुछ है। ऐसा क्या है जो भव में नहीं समाया है? भव इज द एग्जिस्टेंस। आप एग्जिस्ट कर रहे हो, यही भव है। पूरा संसार ये भव है। और एक एक चीज़ आपके अंदर के, एक एक विचार, सब कुछ भव में आता है। और जब आप इस एग्जिस्टेंस को पार करके मुक्त हो जाते हो, उसे कहते हैं भव सागर के पार चले जाना। अभी आप एग्जिस्टेंस में हो तो आप भव में हो, लेकिन जब आप इसको पार करके चले जाओगे तो वो होगा भव सागर से पार चले गए, यानी एग्जिस्टेंस के सागर से आप पार चले गए। अब आप एग्जिस्ट नहीं कर रहे हो, या आपका वो सीमित सेल्फ एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, वर्ड से, जो आपका हम्म। सीमित सेल्फ है। इसका एक और अर्थ है, कोई एक व्यक्ति है जो कहीं नहीं है। एग्जिस्ट ना करना मतलब कहीं नहीं है वो। कौन है जो कहीं नहीं हो सकता है? केवल वो जो हर जगह है। केवल वही है जो कहीं नहीं है, क्योंकि आप उसे किसी एक जगह नहीं ढूंढ सकते, क्योंकि वो हर जगह है। मेक सेंस? यस। अगर कोई चीज़ यहाँ पे है, दिस लेट्स, इज कोई चीज़ यहाँ पे, जैसे कि हाँ। पेन है, ये यहाँ पे है, दैट मीन्स ये हर जगह नहीं है, तभी तो यहाँ पे है ना, कहीं किसी एक जगह पे। लेकिन अगर ये हर जगह हो तो मैं इसे किसी एक जगह पे नहीं रख सकता, दैट मीन्स कि मुझे वो कहीं नहीं मिलेगा। अगर मैं कहीं ढूंढने जाऊंगा तो दैट मीन्स वो कहीं नहीं है। दिस इज द पॉइंट वेयर एवरीथिंग इज इक्वल्स टू नथिंग वाली चीज़। तो तो इन दैट वे भव का अर्थ है सब कुछ। तो भव सागर के पार जाने का एक और अर्थ है सब कुछ हो जाना। कुछ ना हो जाना, सब कुछ हो जाना। हम्म। हम्म। इसीलिए मैं कहती हूँ कि संस्कृत को जब आप सीखना स्टार्ट करते हो तो आप स्पिरिचुअलिटी में ज़्यादा डीपली जाना चाहते हो कि ये है क्या यार, ये तो बड़ी एक एक ड्रग्स टाइप का लगता है, पता है? और यस। ऊपर से ना ये संस्कृत में हमें रिडल्स भी देते हैं, ठीक है? मैं रिडल्स सॉल्व करना वैसे पसंद नहीं करती थी, लेकिन जब मैं संस्कृत के रिडल्स देखती हूँ ना, एक एक ड्रग्स की तरह हम और माँगते हैं कि एक और बताओ प्रतीक, एक और बताओ प्रतीक, तो बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है यार, तुम स्टार्ट करो, मज़ा बहुत आएगा, बहुत मज़ा आता है संस्कृत सीखने में। मैं बताऊँ, मैं अभी इन्होंने रिसेंटली टेस्ट लिया था, ठीक है? उसमें हमें ना मतलब कुछ श्लोक का डिकोड करना था। भले ही उतना अच्छे से हुआ नहीं, लेकिन आई रिमेंबर एवरीवन आफ्टर गिविंग दैट टेस्ट वी वर सो हैप्पी। हम सब खुश थे और एकदम मतलब वी वर लाइक ओह वाओ! कितना मज़ा आया, कितना मज़ा आया, बिकॉज़ हमने जो सीखा, हमने उसको अप्लाई करने का
ट्राई किया एंड दैट वाज़ जस्ट ब्यूटीफुल ऑन इट्स ओन। फर्स्ट टाइम तो एग्ज़ाम के जैसे बाद कि खुश कर दिया मैंने सबको देखो। हाँ, 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 ट्रू, ट्रू। कंटिन्यू। तो मेरे को लेकिन एक चीज़ जानना है कि अभी जैसे आपने बोला ना कि संस्कृत में हर चीज़ का एक थोड़ा अलग-अलग मीनिंग होता है, यस। लेकिन बाकी भाषाओं में एक चीज़ का एक ही मीनिंग होता है, जहाँ तक मुझे लगता है, ठीक है? हाँ, आई थिंक जैसे मोस्टली, एप्पल है मोस्टली। तो हाँ, मोस्टली चीज़ों का एक ही मतलब होता है, लेकिन संस्कृत में ऐसा क्यों है कि हमारा इतना सारा मीनिंग क्यों है हमारे पास संस्कृत में चीज़ों का? ओके, देखो, क्योंकि मैं आपको थोड़ा-सा इसको समझाने के लिए आपको थोड़ा-सा वर्ड्स कैसे बनते हैं उसको समझना पड़ेगा। संस्कृत में धातुओं में, प्रत्ययों में, अव्ययों में, मैं इसको अगर इंग्लिश में बोलूँ तो एडवर्ब्स, एडजेक्टिव्स अलग-अलग होते हैं ना, उन सबका कंबाइन करके एक वर्ड को बनाया जाता है। मैं एक एग्ज़ाम्पल से समझाता हूँ। जैसे एक शब्द होता है पौ, उसका अर्थ होता है पवित्र करना किसी चीज़ को या साफ करना। और अक का मतलब होता है, अक एक प्रत्यय है, उसका अर्थ होता है कर्ता, जो करता है उस चीज़ को। जैसे गौ अक गायक, गायक मतलब जो गाता है, तो अक आता है ना उसके एंड में, अक। तो पाव अक पावक, हुँ, पावक मतलब पावक अग्नि को कहते हैं, जो पावन कर दे, पवित्र कर दे। तो लेकिन ये जो वर्ड है पावक, इसको शायद किसी और तरीके से भी तोड़ा जा सकता है, संधि विच्छेद इसका किया जा सकता है, इट्स पॉसिबल। तो उसका कुछ और मीनिंग निकलेगा, दैट विल गिव यू अनदर मीनिंग। ऑल्सो एक और चीज़ है, संस्कृत में ना सिर्फ अलग अलग वर्ड्स होते हैं, एक वर्ड के अलग अलग मीनिंग होते हैं, बल्कि एक मीनिंग के लिए भी अलग अलग वर्ड्स होते हैं। जैसे अगर एक बंदर है तो आप उसको केवल बंदर नहीं बोलोगे, उसके बहुत सारे वर्ड्स आपको मिल जाएंगे। वानर मिल जाएगा, कपी मिल जाएगा, हरी मिल जाएगा, इस तरह के वर्ड्स आपको मिल जाएंगे। ऐसे आपको और भी बहुत सारे इंटरप्रिटेशन, एक बहुत सारे वर्ड्स मिल जाएंगे, बहुत सारे मीनिंग्स मिल जाएंगे। तो ये इसलिए होता है क्योंकि अलग अलग धातु हैं जिनका कई धातुओं का मीनिंग भी सेम होता है। जैसे आप जब महर्षि पाणिनि जी का धातुपात पढ़ोगे, जिसमें उन्होंने सारे दिए गए धातुओं के उन्होंने कहीं ना कहीं कैटेगराइजेशन किया है, तो उसमें गतऊ करके एक उन्होंने वर्ड यूज़ किया है, जो सारे मूवमेंट वाली धातु हैं। उसमें बहुत सारे हैं, गम का भी वही मीनिंग है, ई का भी वही मीनिंग है। मतलब कम से कम 50 तो मैंने ही देखे थे, बाकी मुझे नहीं पता कितने हैं। उनका सबका एक ही मीनिंग है, सारे धातुओं का। तो उनसे बहुत सारे वर्ड बनेंगे, अलग अलग प्रत्ययों को जोड़ के, अलग अलग चीज़ों को जोड़ के, और सबका वही मीनिंग होगा, थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है। तो इसलिए संस्कृत में बहुत प्रिसीजन के साथ मीनिंग दिया गया है हर एक चीज़ का। आप एक ही सेंटेंस को 1000 तरीके से लिख सकते हो कम से कम संस्कृत में, एक ही चीज, एक ही सेंटेंस को आप उसे लकार के रूप में लिख सकते हो अलग तरह से। 10 अलग प्रत्यय हैं, उनमें 10 अलग तरह से लिखा जा सकता है। जैसे एक वर्ड, एक आप लाइन देखो, जाकर एक वर्ड है, मैं वहां जाकर खा खा लिया, ऐसा कुछ सेंटेंस है। तो जो वर्ड है हुँ, हुँ, जाकर, हुँ, इसको आप हुँ। गत्वा भी लिख सकते हो, गम्य भी लिख सकते हो, इसको आप आगच्छत पास्ट के रूप में भी लिख सकते हो, गया था, इस तरह से। तो ये बहुत तरीके से लिखा जा सकता है। इसी तरीके से शब्दों को क्रिएट भी बहुत तरीके से किया जा सकता है, और उनको डिवाइड भी बहुत तरीके से किया जा सकता है। जैसे परीक्षा एक वर्ड है, तो जो उपसर्ग है उसको अलग कर सकते हैं और उसको अलग कर सकते हैं दूसरे को। ऐसे ही उसको और तरीके से भी शायद डिवाइड किया जा सकता है। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा व्याकरण का समझ चाहिए आपको, संधि बहुत डिटेल में आनी चाहिए, तब जाके आप इसको सीख पाओगे कि अलग अलग इंटरप्रिटेशंस उस सेम वर्ड से कैसे निकलते हैं। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। हाँ, हाँ। हाँ, लेकिन अच्छा लगा चलो। अब ज़्यादा मैं और क्वेश्चन्स है नहीं मेरे पास सच बोलूँ तो। अब मैं आपको एक ऑप्शन देती हूँ। आप एंडिंग नोट के लिए या तो कुछ बोल दो या कुछ गा के सुना दो एंड आई पर्सनली वांट अ सॉन्ग बिकॉज़ ही इज़ अ वेरी गुड सिंगर एंड I would love it if you would sing something that like you know whatever you feel, whatever you want to share with people अगर आप कुछ गाना चाहो तो। हम्म, खाना तो याद नहीं आ रहा है। हाँ। शेयर कर वर्ड्स में बता सकता हूँ मैं अभी, गाना जी, तो ज़रूर। याद नहीं आ रहा है। क्या मैं वर्ड्स बोल सकता हूँ? ज़रूर, ज़रूर। ओके। मैं बाद में टॉर्चर करूँगी तुमको गाने के लिए। देखिए, प्रॉब्लम ये है कि हम भूल जाते हैं।
संस्कृत को और अपने कल्चर की डेप्थ को जो कि हम एक्सप्लोर कर सकते थे। संस्कृत के ग्रामर में सॉरी संस्कृत के ग्रामर में सिर्फ संस्कृत नहीं है या सिर्फ शब्द नहीं है, आपको मैथमेटिक्स के रूल्स तक देखने के लिए मिल जाएंगे। आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ना जाने क्या क्या सीखने को मिल जाएगा केवल व्याकरण को पढ़ के, एक सब्जेक्ट को पढ़ के। एंड इट इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड सरप्राइजिंग, ब्यूटिफुल एज वेल। बट हमने अपने इन्जॉयमेंट के स्तर को इतना नीचे गिरा दिया है ना। हमें इन्जॉयमेंट कहाँ मिलती है? रील्स चलाने में, जंक फूड खाने में, या इन्हीं सब चीज़ों में, फालतू की चीज़ों में। हमने रियल चीज़ों को इन्जॉय करना ही छोड़ दिया है। स्पोर्ट्स खेलने में ज़्यादा मज़ा आ सकता है कंपेयर टू दैट दीज थिंग्स। और ये तो उससे भी ऊपर है। जैसे 3 गुण बोलते हैं ना, तमस रजस सत्व, तो मैं संस्कृत को सत्व में ही लेता हूँ। कहीं ना कहीं सत्व से थोड़ा सा शायद मे बी नीचे, आई डोंट नो, आई एम नो वन टू जज। बट वो एक अलग लेवल का मज़ा है, एक अलग लेवल का आनंद है। और हम इन चीज़ों को पसंद ही नहीं करते अब, क्योंकि हमें वो बोरिंग लगती हैं, सूखी लगती हैं। जबकि इनमें इतना रस है कि आप एक बार डूबे तो फिर डूबते चले जाओगे। तो बात बस इतनी सी है, संस्कृत कितनी कैसी भाषा हो, लेकिन है तो एक भाषा ही देखा जाए तो। बट जो ये वर्ड है ना भाषा, या जैसे भा शब्द का अर्थ होता है प्रकाश, तो ये आपके जीवन में प्रकाश लेके आएगा। इसको सीखने के बाद आपके जीवन में प्रकाश आएगा, इसलिए इसे भाषा बोलते हैं। यह आपको एक डायरेक्शन देगा, गाइडेंस देगा अपने आप में इसको सीखना। और आप ना सिर्फ इन्जॉयमेंट प्राप्त करोगे, नॉलेज प्राप्त करोगे, डायरेक्शन प्राप्त करोगे, और एक कल्चर के प्रति प्यार प्राप्त करोगे, बल्कि आप ये भी समझ पाओगे कि आपकी दुनिया कैसे बनी है। क्योंकि अल्टीमेटली मेरे साथ एक प्रॉब्लम थी है बहुत सीरियस। एंड जब आपने पॉडकास्ट का बोला था, मुझे लगा था कि शायद ये पॉइंट अब निकल जाएगा। मैं वर्ड्स के मीनिंग नहीं समझता था अपनी लाइफ में। जैसे एक वर्ड है कॉन्फिडेंस, मुझे उसका मीनिंग ही नहीं पता था, या रिस्पेक्ट, और किसी को नहीं पता होता। हम बस अज्यूम करके बैठे होते हैं, लेकिन ये शब्द हमारी पूरी दुनिया चला रहे हैं। हम जो कुछ भी कर रहे हैं शब्दों से कर रहे हैं। अगर हम इनके अर्थ को समझेंगे ही नहीं, सब बेकार है। और संस्कृत हमें अलाउ करता है, चाहे वो दुनिया की कोई भी भाषा हो, उसको डेप्थ में समझ पाने की। हिंदी को भी आप डे टू डे लाइफ में जो भी शब्द यूज़ करते हो, आप उसको बहुत डीपली समझ पाओगे। आप कल्चर्स को एक्सप्लोर कर पाओगे अलग अलग। मैंने पर्सनली नॉर्स, ग्रीक, उनमें बहुत सिमिलैरिटीज़ देखी हैं, कल्चरल लिंग्विस्टिक चेंजेस देखे हैं। कई सारे वर्ड्स हैं, जैसे NAME, नेम, ये संस्कृत के नाम शब्द से आया। नाम मतलब मेरा नाम ये है, उससे नेम हो गया। देखो सुनने में भी सेम लगता है ना और म। ये आप बहुत एक्सप्लोर करोगे, और उसके बाद एट दी एंड जो कंक्लूजन निकलेगा वो बस एक ही है, जो हम जनरली बोलते हैं। थोड़ा क्रिंज हो जाएगा शायद, बट वी जनरली से भारत माता की जय। वही निकलेगा ये कंक्लूजन एंड में, वही ट्रू। एंड में कंक्लूजन निकलने वाला है। यस, मैं एक चीज़ शेयर करना चाहती हूँ। जैसे इन्होंने कहा ना कि वो नाम, नेम ऐसा, यहाँ पे ना इटालियन में किसी और को रेफर करने के लिए, जैसे हिंदी में हम तुम बोलते हैं, ठीक है ना? यहाँ पे तू वो बोलते, तू वो। तो इज़न्ट इट सेम? इस सो इट्स, इज़ इट, आई डोंट नो, लाइक समझ लो अपने अपने लाइक इंटेलिजेंस के हिसाब से ये कहाँ से आ रहा है ये। इनफैक्ट सो बहुत से प्रत्यय और उपसर्ग तो एज इट इज़ कॉपीड हैं इंग्लिश में। जैसे आप देखोगे, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। योग्य, योग्य मतलब कैपेबल, उसका उल्टा क्या होता है? अयोग्य। अ लग गया तो उल्टा हो गया मीनिंग। ऐसे ही आप इंग्लिश में जाओ, मैच्योर उल्टा कर दो ए मैच्योर, अ लग गया। ऐसे आप संस्कृत में जाओगे, आप देखोगे जैसे अन्न, अन्न शब्द होता है, अनइंटरेस्टेड और इंटरेस्टेड, वो भी आप देखोगे संस्कृत में आपको मिलेगा। ठीक है, स्वार, अनुस्वार, इस तरह से वो तो अनु हो गया, चलो अलग है वो, लेकिन लाइक आपको मिलेगा, आप ढूंढोगे तो। ऐसे ही कत प्रत्यय आपको सबसे ज़्यादा इंग्लिश में यूज़ देखने के लिए मिलेगा। जैसे कुक्ड,
कुक्ड मतलब जो बन चुका है, पास्ट फॉर्म ऑफ कुक, कुक्ड। ऐसे कत्त, तो कत्त प्रत्यय का कट उसमें ईडी हो जाता है, वो ईटी की जगह ईडी हो जाता है, थोड़ा सा चेंज हो जाता है, लेकिन सेम है, कॉन्सेप्ट सेम है। वो भी पास्ट पार्टिसिपल है, वो भी पास्ट पार्टिसिपल है। तो आप जब घुसोगे ना इसमें डेप्थ में, तो आप देखोगे ये बहुत सारे सीक्रेट्स आपके सामने खोलता है। Yes, true. Okay. Thank you, Prateek, for coming to this channel and spreading your wisdom. It was lovely विस्टम तो talking to नहीं, you. क्या बोल बहुत ही मजा आया।